ड्रीमिंग। बिल्कुल टाइट हो जाओ। मेरे को तो लगता है कि मजा आने वाला है आपकी क्लास में। बाकी आप देखते हैं कि आपको मजा आएगा नहीं आएगा, ये तो क्लास के बाद पूछूंगा। तो थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, ठीक। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ना टॉपिक टॉपिक को रिलेटेड है, मैं बीच में छोड़ नहीं सकता उनको, इसलिए थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी। लेकिन कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो, एंजॉय करो टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम आलसी बना फैलाएंगे कि मैं सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगा, SC। कंडक्टर को शॉर्ट में C लिख दूंगा खाली, और इंसुलेटर को I लिख दूंगा थोड़ी देर के लिए ना। तो देखिए चैप्टर हमारा चालू हो रहा है सेमीकंडक्टर, है ना। अब जैसे ही सेमीकंडक्टर वर्ड आता है, बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ क्या बातें होंगी, क्योंकि कई चीजें तो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो। जैसे मैंने बोला सेमीकंडक्टर, तो कुछ चीजें दिमाग में ऑलरेडी हिट कर गई। हाँ सर, वही तो ना जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। हाँ सर, जानते हैं हम। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही पढ़ाने वाला हूँ। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? यदि आप कंडक्टिविटी, याद है ना, कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा था। तो यदि सिग्मा कंडक्टर, C फॉर कंडक्टर बात करें, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी काफी अच्छी खासी होती है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, और उसके बाद इंसुलेटर की तो बहुत पुअर होती है। ये हम जानते हैं, इंसुलेटर की तो बहुत पुअर कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टर इसमें अच्छा रोल प्ले करते हैं, सेमीकंडक्टर की इन दोनों के बीच में लाई करती है। इसी बात को हम उल्टा भी बोल सकते हैं, आधा ग्लास भरा है तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आधा खाली है। इसी बात को रेजिस्टिविटी के टर्म में करें तो रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते थे, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता था ना। तो वही चीज, ये प्रॉपर्टी उल्टी हो जाएगी। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत पुअर होती है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सिर्फ कंडक्टर नहीं, हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए होते हैं। तो रेजिस्टिविटी बहुत पुअर होती है। सेमीकंडक्टरों की इनके बीच में ही लाई करेगी, और इंसुलेटर की काफी हैंडसम वो रेजिस्टिविटी होती है। ये हमने पढ़ लिया, ये हम पढ़ते हुए आए हैं, मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया है। लेकिन आज एक नई अप्रोच और एक नई एटीट्यूड के साथ पढ़िए। आपकी नजर में सेमीकंडक्टर अच्छे हैं या बुरे, पहले तो ये बताओ। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है? सेमीकंडक्टर एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आपको जो भी फील आता है वो टाइप कर दो जल्दी से, ठीक। हाँ, नमन ने बोला बीच के अच्छे भी हैं, कभी कभी बुरे भी, सर दोनों अच्छे बुरे, सर दोनों। हाँ यही बोलोगे आप, ठीक ठाक है। लेकिन आप एक चीज, एक नेगेटिविटी मैं डाल रहा हूं आपके दिमाग में, मैं थोड़ा नेगेटिव हो रहा हूं। और कभी कभी नेगेटिव होना भी जायज होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सोचनी चाहिए। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग होने से हमने एरोप्लेन डिजाइन किया, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ। लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, है ना, पैराशूट इन्वेंट हुआ, मैं बता चुका हूं ना। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग। अब आ जाइए, तो देखिए यार सेमीकंडक्टर में अच्छी बात क्या है? अभी तक आपने यदि ये भी कहा कि ठीक ठाक है या ये है, तो किस बिहाफ पे ठीक ठाक भी कहा? मुझे तो इसमें अभी कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यदि हमें कंडक्टिविटी चाहिए होगी तो हम इनको चुनेंगे, कंडक्टर को चुनेंगे। अच्छे कंडक्टर मौजूद हैं, क्यों चुनेंगे इसको? यदि हमें कंडक्टिविटी उद्देश्य होगा, और यदि हमें रेजिस्टिविटी ही हमारा एम होगा, उद्देश्य होगा, तो हम इन्हें चुनेंगे। हमारे पास उनसे अच्छे इंसुलेटर हैं। आप खुद सोचिए, हम क्यों सेमीकंडक्टर चुनेंगे जब हमारे पास इनसे अच्छा कंडक्टर है और इनसे अच्छा इंसुलेटर है? क्यों चुनेंगे कंडक्टर, है ना। तो ये तो नेगेटिविटी हुई। क्या खास है इनमें? ठीक ठाक भी क्यों हुए यार? ये तो वो हुए है नहीं, ये तो बीच के हुए ना, ये जेंट्स है या मेल ना फीमेल, तो बीच की कहानी हो गई है, ठीक। अब आ जाइए, तो सुनिए, सच्चाई ये है कंडक्टिविटी और इंसुलेशन के लिए सेमीकंडक्टर कभी यूज ही नहीं होते। क्लियर है? यदि हमें वाकई वास्तविकता में कंडक्टिविटी ही हमारा उद्देश्य है, तो हम कोई भी सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम इन्हें उठाएंगे अपने बजट के हिसाब से। यदि इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही ले लेंगे, कॉस्टली होगा। लेकिन थोड़ा कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते तो कॉपर ले लेंगे। तो हमारे पास और अच्छे कंडक्टर हैं। इंसुलेटर की बात करें तो और अच्छे इंसुलेटर है, कार्बन, याद करो कलर कोड कार्बन रजिस्टर बने थे। तो फिर हम सेमीकंडक्टर के पीछे इतने बावरे क्यों हो गए? दुनिया इतनी बावरी क्यों है? सेमीकंडक्टर का ही रोना क्यों हर जगह? अब अभी देखिए, अभी कोरोना में सप्लाई बंद हो गई, सेमीकंडक्टर की सप्लाई बंद हो गई, तो चिप संकट आ गया। अब यदि थोड़ा बहुत अवेयर हो, थोड़ा फाइनेंस पढ़ते हो, तो चिप की क्राइसिस आ गई।
और चिप आजकल जितनी भी ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं सब में सेमीकंडक्टर लगता है, सब में लगता है। तो फिर हम सेमीकंडक्टर के पीछे भाग रहे क्या, वो हमें ऐसा क्या देते हैं? तो चलिए बहुत धीमे धीमे इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा 2 या 3 क्लास के बाद। अभी तो हमारा उद्देश्य सेमीकंडक्टर की शुरुआत करना। तो मैंने एक नेगेटिव शुरुआत दी। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। डिफरेंशिएट बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी हमें लगा हम आंसर देने वाले थे, लेकिन मैंने बीच में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए कि हमें वो अंतर चाहिए, डिफरेंशिएट बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या है ये एनर्जी बैंड डायग्राम, अभी सीखते हैं। तो देखिए, यदि हम 14th ग्रुप की बात करें, चरण सिंह ने जर्मेनियम से टिनो लेड मंगाया है, नहीं ऐसी कुछ पीरियड टेबल याद की होगी आपने, है नहीं? तो कार्बन को यदि छोड़ दें तो इसके बाद सब सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। कार्बन को यदि छोड़ दें, वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है, लेकिन उसके बाद इन सब में सेमीकंडक्टर जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है पहले वो देखेंगे, ठीक है? वो देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या है कि ये सेमीकंडक्टर है। और हमारे एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ये है कि उसी ग्रुप में होने के बावजूद कार्बन इंसुलेटर है और सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर क्यों है? तो आइए सीखते हैं, सीख जाओगे। क्लास तो बहुत आसान रहने वाली है बेटा, बहुत आसान सेमीकंडक्टर रहने वाला है, ठीक? तो अब सुनिए, तो पहले सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन को उठाते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम का 2 8 4 2 8 4, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि हम इसकी पूरी सॉलिड स्टेट देखें, मतलब एक सिंगल सिलिकॉन ना देखें, पूरा सॉलिड देखें, तो भगवान ने सिलिकॉन को बनाया कैसे है वो देखिए। तो देखिए, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे सब लोग। ये रहा सिलिकॉन, ये मैंने सिलिकॉन लिखा, और इसके आउटर मोस्ट में ये 4 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा छोटा बनाता हूं, सिलिकॉन 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 के 4 इलेक्ट्रॉन। फिर एक और सिलिकॉन, ये रहे उसके 4 इलेक्ट्रॉन। ये रहा सिलिकॉन, ये रहे उसके 4 इलेक्ट्रॉन। ये रहे सिलिकॉन, ये रहे उसके 4 इलेक्ट्रॉन। में एक सॉलिड स्टेट दिखा रहा हूं कि अब नेचर में वो अकेला सिलिकॉन थोड़ी नहीं मिलता, एक सॉलिड स्टेट में मिलेगा वो। तो ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए तो मास्टर बाबरा हो गए, तो पीछे पड़ गया सिलिकॉन की। लेकिन अब कुछ एटम मैंने दिखा दिए। ये जो 4 डॉट दिखा रहा हूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, आउटर मोस्ट वाले, मैंने इन्हें अभी नहीं दिखाया, इन 2 और 8 को नहीं दिखाया, ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब भगवान ने इन्हें किस तरीके का स्ट्रक्चर दिया है देखिए। जैसे इस वाले सिलिकॉन को देखिए, इस वाले सिलिकॉन को ये क्या करता है, अपने जैसे सिलिकॉन से घिरा हुआ है, अपने जैसे सिलिकॉन से घिरा हुआ है ना। ये क्या करता है, अपने बगल वाले सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाता है। बगल वाले से लेके एक अपना देके एक उसका लेके एक शेयरिंग बनाता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन देके और लेके एक शेयरिंग बनाता है, शेयरिंग बनाता है। हो गए इसका ऑक्टेट पूरा। आगे मुझे इसके शेयरिंग और इस टाइप के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और आपके लिए कोई तकलीफ देने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मुझसे अच्छा आप केमिस्ट्री जानते हो। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना, चलिए ऐसे ही ये कहानी केवल इसी सिलिकॉन पे नहीं, सभी सिलिकॉन पे सिमिलरली थ्योरम। ये सिलिकॉन भी ऐसे ऐसे, ये सिलिकॉन भी ऐसे ऐसे बना रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑल ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये आधे पत्ते चूल्हे से क्या बना रहा हूं मैं, कोई बताओ कोई? ये आधे पत्ते चूल्हे, ये सिमिलरली थ्योरम। और भी तो सिलिकॉन होंगे ना आगे, उनको कंटिन्यू करने के लिए सिमिलरली थ्योरम के और भी सिलिकॉन होंगे। अब मुझे एटलीस्ट इतने एटम इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि जब मैं इतने दिखाता हूं तब एक बीच वाला पूरा दिख पाते हैं। आप सोच रहे हो सर इतने सिलिकॉन क्यों बना रहे थे, एक आध से सिमिलरली थ्योरम यूज कर लेते? अरे नहीं यार, इतनी जल्दी भी नहीं, एक सिलिकॉन तो कम से कम पूरा दिखे तो आप देख पाओगे। केवल एक से, भले ही मैंने एटम कितने भी बनाए, लेकिन एक एटम ही पूरा कंप्लीटली दिख पा रहा है। ये तो ही कहानी भगवान ने जो उसको स्ट्रक्चर दिया है। और एक और चीज, हम उसे केवल बोर्ड पर 2 डायमेंशनल पढ़ सकते हैं, होता ये 3D है। मतलब सिलिकॉन के आगे पीछे दाएं बाएं भी होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हमने उसे 2D में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। इज इट ओके? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। सबके ऑक्टेट हो गए, सबके पूरे हो गए। और हाँ, ये बात मैं बता देता हूं, पर बतानी नहीं चाहिए, 12th के बच्चे को आती होगी। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन, ये कहना गलत होगा कि ये इसका है, ये कहना गलत होगा कि इसका, ये दोनों के हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए। अब जब बॉन्डिंग बन गई, भाई बंधु बन चुके, शेयरिंग हो गई, पार्टनरशिप हो गई, तो ये कहना बदतमीजी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है ना। ये किसी का भी हो सकता है। इसके अंदर ये शटल, ये मतलब बैक एंड फोर्थ खेल रहे होते हैं कोई। अच्छा एक मिनट, सपोज करो मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाता बॉन्डिंग,
इमेजिन करो, ये भी एक तरीका है। अब बताना, उस फिगर में तो मैंने ऐसे ऐसे दिखा रखा है, तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ये इसका ये इसका है। गलत है। यदि मैं ऐसे दिखा देता तो दिखाने का तरीका कौन सा किसका है? थोड़ी देर के लिए सच्चा नाना पाटे, वो क्या कहते हैं, सस्ता नाना पाटेकर बन जाओ। ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता इसमें हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है? तो ये वही बात है, ये दोनों मिल चुके, खबर चौथ हो चुकी। यहाँ पे कौन किसका इलेक्ट्रॉन है ये आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों पे दोनों का अधिकार है, दोनों पे। और ये अंदर वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, मतलब शटल पे, ये इवन ऐसे ऐसे एक दूसरे की ऑर्बिट में भी चले जाते हैं। ठीक, हाँ, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसे भी चले जाते हैं। लीव इट, यहाँ पे हमें इतना डिटेल में केमिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है। ये तो होगी सिलिकॉन। एक और चीज, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल पाता हूं, क्योंकि मैंने जब से पढ़ना चालू किया मैंने ऐसे ही पढ़ा है, इवन अपनी एमएससी करने तक। एनसीईआरटी जो एक थोड़ा अलग ही पढ़ाती है, उसने क्या तरीका अपना रखा है ये बता देता हूं मैं। उसने क्या किया है, जैसे मैंने तो सिलिकॉन को ऐसे दिखा के 4 दिखाए हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। एनसीईआरटी ने इसकी बजाय ये +4 और ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ये एनसीईआरटी का तरीका चलेगा, +4 ये, मतलब वो इनडायरेक्टली ये दिखा रख के बोल रही है कि तुमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए केवल, बाकी 2 और 8 तो नहीं दिखाए ना, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो 4 न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और दिखा दो, ओवरऑल उसको न्यूट्रल शो करिए। ये उसका तरीका है एनसीईआरटी का, कि तुमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए तो न्यूक्लियस का भी 4, हालांकि 400 इस पे +14 ही होगा, +14 ही -14 ही, लेकिन जब आप केवल 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो तो 4 ही एक्सपोज करिए, तो ओवरऑल न्यूट्रल दिखाइए। ये उसका तरीका है, उसकी सोच है, वो भी ठीक है। और उसमें हाँ एक फायदा ये है इसमें कि ये स्ट्रक्चर चाहे या कार्बन के लिए एज्यूम कर लो, चाहे सिलिकॉन के लिए एज्यूम कर लो, चाहे जर्मेनियम के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सबका ही है, पूरे 14 ग्रुप में सबका सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग कार्बन ऑल्सो। कार्बन को भी सिलिकॉन हटा के कार्बन लिख देना, सिलिकॉन है नहीं, कार्बन हटा के जर्मेनियम लिख देना, सबका सेम टू सेम स्ट्रक्चर है ये। अब देखिए ये कहानी समझ में आ गई। अब इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए मैं सिलिकॉन से साइड में हटके बात करता हूं। आप ये बताइए, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, ठीक है, हम ये पढ़ते थे कि जैसे ये मैंने कोई कंडक्टर लिया, यहां बैटरी लगाई, जैसी बैटरी लगाता था करंट एक्टिवेट हो जाती थी, लेकिन उस करंट का कॉज क्या होता था, यहां प्लस माइनस लगाते थे तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे जो एक्टिव हो जाते थे, बैटरी लगाते ही ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देते थे, ये कंडक्टर की खूबी होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम लूं, इमेजिन करो इसका किसी पर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2 8 1, तो इसका न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाद 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक और होगा। लेकिन आप सब समझते हो कि ये 2 मजे में या 8 मजे में, ये इतना मजे में नहीं है, ये अनस्टेबल, ठीक है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है इसका। यदि अब आप यहाँ बैटरी, अब देखो जैसे मैंने यहाँ बैटरी लगाई है ना, आप इसको यहाँ फील करिए कि मैंने जैसे यहाँ बैटरी लगा दी है, आप ऐसे फील कर लीजिए कि मैंने इस एटम पर बैटरी लगा दी। अब क्या हो रहा होगा, यहां आपने प्लस लगा दिया, यहां आपने माइनस लगा दिया, फड़फड़ा तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन में होंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये भी और ये भी सब फड़फड़ा रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये 2 और ये 8 टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं चल पाते, हिल नहीं पाते, डुल नहीं पाते, क्योंकि इन पर इनके न्यूक्लियस की पकड़ बहुत तगड़ी है। हाँ, लेकिन ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी सी ही है, तो बैटरी मतलब इतनी नहीं है कि उसे पकड़ पाए, रोक पाए। जैसे आप बैटरी लगाओगे ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना चालू हो जाएगा, ड्रिफ्ट होना चालू हो जाएगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनों को यहां शो कर दिया जाता है। इस टाइप के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे थोड़ी नहीं कंडक्शन में पार्ट लेते। एक एटम को देखिए केवल, तो केवल ये इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेगा कंडक्शन के लिए। पर सर आपने इतने सारे क्यों दिखा रखे हैं? अरे और भी तो एक सोडियम एटम थोड़ी नहीं होगा एक में, ठीक है, कई सारे सोडियम एटम होंगे, तो हर सोडियम एटम एक एक भी देगा, करंट मिल जाएगी। होपफुली आपको ये कंडक्टर की कहानी समझ में आ गई। आइए इसी साथ दूसरी देखते हैं। मान लो, देखना कितना अलग एकदम हो जाता यदि ये नियोन ले लू मैं, एटॉमिक नंबर 10, मात्र 10 है ना नियोन, उसके एक मान लो एक चैम्बर में मैंने नियोन गैस भर दी, इमेजिन करो, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिए,
ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, टोटल हो गए 10। 2 ये रहे 8 ये रहे। अब यहाँ बैटरी लगाओगे, यहाँ बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास लेकिन फ्री नहीं है ना, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ कंडक्शन जनरेट ही नहीं हो सकता। नो इलेक्ट्रॉन आर टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन सभी टाइटली बाउंड है, कोई हिलने को डुलने को न्यूक्लियस छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए यदि जैसे इसका फिगर ये है इक्विवेलेंटली इन डेप्थ जाके, तो इसका भी यदि हम ये मान लो ऐसे चैम्बर में, तो आप ऐसे दिखाओगे ना कि ये बैटरी है खाली, कुछ हो ही नहीं पा रहा, हमने बैटरी लगा दी। अब यार एक बार बताओ, पंप अपनी जेब से पानी थोड़ी नहीं देती है, वैसी बैटरी अपनी जेब से करंट नहीं देती है। सर्किट में यदि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, सर्किट में यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उन्हें मूव करा सकती है। ऐसी पंप क्या करती है, यदि पानी की अवेलेबिलिटी है तो उस पानी को मूव करा सकती है। अब जमीन में पानी ही नहीं है तो पंप क्या कर लेगी, खाली चलती रहेगी बस, वो पानी तो नहीं निकाल रही ना। तो सेम कभी भी बैटरी और पंप अपनी जेब से नहीं देते हैं, पंप अपनी जेब से पानी नहीं देती, बैटरी अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन नहीं देती। अब बताओ इसमें करंट होगी, नहीं होगी ना। उसका रीजन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो है 2 8 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हालांकि इस बैटरी का प्रभाव ये जरूर पड़ेगा, यदि आप फ्लैशबैक में आओ फर्स्ट यूनिट में, कि ये इलेक्ट्रॉन प्लीज देखिएगा, इस बैटरी की वजह से ये खिसक के यहां जरूर आ जाएंगे। इमेजिन करो, 1 मिनट दोबारा बनाता हूं, बस इतना जरूर होगा। सच्चाई ये है कि ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इकट्ठे यहां हो जाएंगे, वो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान लीजिए। आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। बताना, नियोन अभी थोड़ी देर पहले ऐसे था, नियोन, ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा नियोन। बताना सेंटर ऑफ पॉजिटिव ये रहा, और इन सभी इलेक्ट्रॉनों का सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ नेगेटिव, तो वो भी एक ही जगह कॉन्साइड करेगा। याद करो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल देख, ठीक है ना भाई, पॉजिटिव सेंटर पे, और इन सभी इलेक्ट्रॉनों का सेंटर ऑफ नेगेटिव निकाले तो वो भी सेंटर पे। लेकिन जब आप इनको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते थे, तो आप ध्यान है ना, पोलराइजेशन, वो ये रही प्रोसेस बेटा। अब आप बताइए, क्या सेंटर ऑफ नेगेटिव अब कॉन्साइड करेगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव से? इस वाले फिगर में जब बैटरी लगा दी है तो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चाहते तो हैं, इनके सपने तो हैं कि हम करंट में पार्ट लें, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ में है, न्यूक्लियस ने इतना भी फ्री नहीं होने देगा। ठीक है, हाँ साइड में इकट्ठे हो जाएंगे थोड़ा सा इस बैटरी के प्रभाव की वजह से, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे, तो कंडक्शन में पार्ट नहीं ले पा रहे। इसलिए यदि मैं इसका ये वाली फिगर दिखाऊं तो मैं एक भी डॉट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या ये दोनों फिजिक्स समझ में आई या नहीं आई? कंडक्टर इंसुलेटर की जल्दी बताओ, कंडक्टर इंसुलेटर की कहानी, मैकेनिज्म की, अंदर क्या चल रहा होता है, अंदर क्या चल रहा होता है। अब आ जाइए यहां, आ जाइए सिलिकॉन में। अब इमेजिन करो, ये मैंने कोई मान लो ये सिलिकॉन लिया, मतलब सेमीकंडक्टर, और बैटरी लगा दी। मैंने ये कोई सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लिया और बैटरी लगा दी। आइए इसको जूम, जैसे गूगल मैप जूम करते हैं ना, इसको अंदर जूम करके देखते हैं, तो इसके अंदर ये कहानी मिलेगी। आप ऐसे समझो, ये वाला एंड ये रहा, ठीक है, और ये वाला एंड ये रहा, और इसके अंदर की जो मेरी औकात है, मेरे पास एनिमेशन तो नहीं है, इसके अंदर ये रहे सिलिकॉन। अब आप जब यहाँ बैटरी लगाओगे, लगा दी बैटरी, तो यार यहाँ पे करंट बन कैसे सकती है? बिकॉज जो प्रॉब्लम यहां थी, जो प्रॉब्लम यहां थी वही प्रॉब्लम यहां पर है। बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। जब फ्री ही नहीं है तो क्या बात की करंट? तो इस समय इस सेमीकंडक्टर में कोई करंट नहीं है, लेकिन सिचुएशन, ठीक है, ये स्थिति तब आती है एट वेरी लो टेम्परेचर। एट वेरी लो टेम्परेचर ये सिचुएशन जनरेट होती है जब बहुत ठंडी जगह पे आप इन्हें रखोगे। अब आएगा समझ में, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि सेमीकंडक्टर में ये समस्या या ये चीजें तब होती है जब आप उन्हें बहुत ठंडी जगह पे रखते हो, बहुत ठंडे, है ना। और 0 केल्विन यदि कर दिया, इमेजिन करो 0 केल्विन, तो नाउ यू कैन से सेमीकंडक्टर इज परफेक्ट इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर ही कर रहे हैं, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं। क्योंकि जब 0 केल्विन होगा तो अभी टेम्परेचर कर रहा हूं मैं, बताऊंगा।
अब आ जाइए, होपफुली मैं इसे मिटा दूं, समझ में आ गया। लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर को मॉडरेट कर दे, थोड़ा सा भी, इसको बैटरी थोड़ी ऊपर कर देता हूं और कुछ नहीं, थोड़ा सा भी यदि टेम्परेचर मॉडरेट कर दे, तो मैं इसे तो नहीं मिटा रहा, एक बार थोड़ी देर के लिए और परेशान कर देता हूं। सिलिकॉन सिलिकॉन एक बार स्ट्रक्चर और देखते हैं, सेम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिलिकॉन सिलिकॉन, आप यहाँ जर्मेनियम भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा इजीली मिलता है और सबसे ज्यादा यूज भी होता है। धीमे धीमे सीख जाओगे कि सिलिकॉन में ऐसी क्या और एक्स्ट्रा खास बात होती है। ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, वही रिपीट कर रहा हूं, और यार थोड़ा बोर जरूर कर रहा हूं बार बार बनाने में, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था जब मैं कम से कम इतने दिखाता हूं तब जाके एक बीच वाला एटम पूरा दिख पाता है। तो ये रहा बेटा इसकी वही हालात, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया मैंने, ठीक। लेकिन यदि थोड़ा सा भी मॉडरेट टेम्परेचर हुआ, और मॉडरेट छोड़ो, इवन एट रूम टेम्परेचर, एट मॉडरेट टेम्परेचर, या यूं कहिए और इवन एट रूम टेम्परेचर, इसके कोवेलेंट बॉन्ड, अब सुनना जो इनमें खूबी है वो अब आ रही है, क्योंकि अभी तो इनमें कंडक्टर जैसा कुछ दिखा ही नहीं, ठीक। अब इनकी खूबी समझना, इनके कोवेलेंट बॉन्ड ये जो है इतने नाजुक होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि टेम्परेचर ही तोड़ देता है। रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है ना, वही तोड़ देती है। बचपन में आप एक गेम खेलते होगे ना, चेन वाला, उसने उसको पकड़ा चेन बन गई, फिर उसने उसको पकड़ा चेन बन गई, तो दूसरे लोग उस चेन को तोड़ने की कोशिश करते थे, सामने वाला ताकत लगा के तोड़ता था, लेकिन ये ताकत की जरूरत ही नहीं है। रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, सुनिए, वो क्या करती है, इसमें से कुछ कोवेलेंट बॉन्डों को तोड़ देती है। यानी समझिए, ये सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इनके बॉन्डों में ज्यादा नखरे नहीं है, ये टाइटली बाउंड, इतना भी टाइटली बाउंड नहीं है। थर्मल एनर्जी मिली और इमेजिन करो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां से यहां निकाल दिया, बट अभी यहां से मिटाया और यहां देखिए, इसको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। एक चीज और, हम एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं जो बोल रहा हूं पटर पटर, ठीक है, आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें केवल इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट्स हैं बस जो नोट्स भेजे हैं, क्योंकि थ्योरी लिखाना बड़ा टफ टास्क होता है, फिर आप कहां से लिखोगे। कहीं मत जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, कहीं मत जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत शानदार। और मैं एक एनिमेशन भी भेजूंगा आपको, एक एनिमेशन, उस एनिमेशन की कमेंट्री, उसकी जो ठीक है ना, ये इस एनिमेशन की जो कमेंट्री होगी वो बिल्कुल एनसीईआरटी जैसी है, बिल्कुल एनसीईआरटी जैसी है, ठीक है। मतलब मैं भी ताज्जुब करके, मैं तो रैंडमली एक एनिमेशन ढूंढना था आप लोगों के लिए कि और अच्छे से समझ में आए, लेकिन जब मैं उसमें से पीछे से बैकग्राउंड की कमेंट्री सुनना था, एनसीईआरटी खोल लो और उसकी कमेंट्री सुन लो, सेम टू सेम वर्ड है। तो यदि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ लगे, वैसे टफ है ही नहीं, है ही नहीं, बहुत मजेदार और इजी लैंग्वेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, आप गौर से एक बार फिर से देखते हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट थे यहाँ, लेकिन यदि इन सिलिकॉन को या इन सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी ही मिल जाए ना, उसी में ये टैम बोल जाते हैं, और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये उस कुछ में से मैं एक दिखा रहा हूं अभी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया बॉन्ड में से। इज इट ओके? अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा और आना चाहिए, सर जब टेम्परेचर सबके लिए एक सा है तो सभी कोवेलेंट बॉन्ड टूटने चाहिए। सर मान लो आपका सिलिकॉन का टुकड़ा ये है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ कमरा ठंडा होगा या गर्म होगा, या ठंडा होगा गर्म होगा, तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी तो सभी बॉन्ड को अवेलेबल है, तो सभी टूट जाने चाहिए। यदि उस कमरे की एनर्जी में इतनी ताकत है तो सभी बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ देते? तो यार ये जो सेमीकंडक्टर है, हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स से समझेंगे, फोटोन थ्योरी से समझेंगे। बताना फोटोन क्या होते हैं? जो थर्मल एनर्जी आ रही होगी वो फोटोन के रूप में आ रही होगी, फोटोन एनर्जी पैकेट्स के रूप में आ रही होगी। अब याद करो 12th लेक्चर में जब पैकेट समझाया था मैंने, मान लो मैंने अपने हाथ में 3-4 कंकड़ी ले ली, 3-4 कंकड़ी रख दी, और मेरे सामने मान लो एक क्लास चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, 3-4 कंकड़ी ले ली, उठा के फेंक दी, तो क्या सबका सर फूटेगा क्या? नहीं, जिनके सर पर वो कंकड़ी लगेगी उनका सर फूटेगा, और कुछ को मिस हिट भी करेगी। तो भले ही कमरे की एनर्जी सभी बॉन्ड को अवेलेबल है, लेकिन जो थर्मल एनर्जी है वो फोटोन के रूप में निकल रही है, फोटोन के रूप में आ रही है, जिसके सर पे पड़ेगी वो टूट जाएगा, जिसके सर पे पड़ेगी वो टूट जाएगा। अभी फिलहाल में एक दिखा रहा हूं। अब आप बताइए, जैसे ये बॉन्ड से बाहर निकले आया,
तो कुछ कुछ स्थिति इस जैसी होगी कि नहीं होगी। जैसे इसमें ये फ्री है, जैसी बैटरी लगाओ तो ये 2 और ये 8 भले ही ना हिले, ये तो मूव करना चालू कर देगा ना। आइए अब यहां लगाते हैं बैटरी, ये वही, मतलब वही कॉपी पेस्ट, बस टेम्परेचर का अंतर है। ये रहा, मतलब इन दोनों फिगर में यदि कुछ अंतर है तो सिर्फ टेम्परेचर का अंतर है। ये बहुत ही लो टेम्परेचर की स्थिति से गुजर रहे हैं ये, और ये एक मॉडरेट टेम्परेचर पे। अब आप बताइए क्या अब भी आपको लगता है करंट नहीं मिलेगी? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ चुका है, नाउ इट इज बिकम फ्री, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। आ जाओ छाती चौड़ी करके, अब मैं हिलूंगा, मैं डुलूंगा। बैटरी लगाओगे तो नाउ सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू ड्रिफ्ट। भूल मत जाना, मूव नहीं करते कोई भी, सब ड्रिफ्ट करते हैं। और ऐसे एक नहीं होंगे, 10⁻15 होंगे फिर भी रूम टेम्परेचर पर। इस टाइप के 10⁻15 की रेंज में होंगे, यानी इक्का दुक्का नहीं होंगे, 10⁻15 पर मीटर क्यूब। हालांकि कंडक्टरों से इनका फिर भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है कंडक्टरों से, क्योंकि कंडक्टर में यही नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी याद हो तो 10⁻29 पर मीटर क्यूब के आसपास रहती थी, 10⁻29। और इनकी मैंने क्या बोली, 10⁻15। तो काफी बड़ा अंतर है, तो ये कंडक्टर का मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था, कंडक्टिविटी के लिए सेमीकंडक्टर कभी यूज ही नहीं होते। क्या मैं ये मान लो समझ में आ गया कि अचानक से टेम्परेचर बढ़ा, इनमें कंडक्टिविटी जनरेट हो गई? हो गई नहीं हो गई? तो आपका सेकंड यूनिट का एक क्वेश्चन एक बार रिवाइज करें, भले सेकंड यूनिट अब नहीं आने वाली, तो हमने एक चीज नोटिस करी ना, यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो गया बोलो, बताइए कंडक्टिविटी में क्या प्रभाव, इसमें क्या हो गया? हाँ, तो हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था, ठीक, जब यहाँ टेम्परेचर था तो यहाँ जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर था तो यहाँ तो करंट शून्य थी ना, करंट तो थी नहीं, लेकिन यहाँ कुछ तो जान आई करंट में, कुछ तो सांसें आई, करंट बढ़ गई नहीं बढ़ गई? जीरो करंट से कुछ तो बढ़ी, कब? टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो अब अपने आप अंदाजा लगा लो, रेजिस्टेंस घट गया, घट गया, दैट इज आपका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घट गई। तो याद करो, यदि याद आ गया तो अच्छी बात है कि जब हम वहां पढ़ते थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो केवल कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता था, बाकी सबका गिरता था टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक, चलिए लीव इट। अब मुद्दा आता है, क्वेश्चन तो ये नहीं था ना, क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। आइए अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है वो देखते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एनर्जी बैंड नहीं तो एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ा था ना, एनर्जी लेवल हाइड्रोजन का, याद करो। एनर्जी लेवल एक बनाते थे जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता था तो यहां बना दिया था, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में था तो यहां बना दिया था, थर्ड में यहां, फोर्थ में यहां, ऐसे करके बनाया था कि नहीं? ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल थे, और जो जितना इनर ऑर्बिट में था उसको उतना नीचे दिखाते थे, जो जितना टाइटली बाउंड था उसको उतना नीचे दिखाते थे, है ना। जब फर्स्ट ऑर्बिट में था तो सबसे नीचे दिखाया, क्योंकि सबसे लोएस्ट एनर्जी होती थी, और जो जितना एक्साइट होता जा रहा है, फ्री होता जा रहा है, उसको उतना ऊपर दिखाइए, उतना ऊपर दिखाइए, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, एनर्जी लेवल्स थे ना, सेम यहां पर, लेकिन वो एक सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के थे। यहां क्या होता है सुनिए, यहां देखते हैं, यहां पे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अंदर पड़े हुए हैं, ये इनके लिए हम एक अलग एनर्जी लेवल दिखाएंगे, ये जो अंदर पड़े हुए हैं ये, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी एक लो एनर्जी लेवल पे पड़े हुए हैं, ये डेड पड़े हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं, नीचे, है ना। कुछ यहां पे भी दिखा सकते हो आप, ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। और जो 2 और 8 है उन्हें तो मैं दिखाई नहीं रहा हूं, वो और भी नीचे होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिलिकॉन में 2 8 4 था ना, तो उन 2 8 को तो दिखाई नहीं रहा हूं मैं इन 4 जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस में पड़े हुए बैलेंस उनको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना बिल्कुल बैलेंस है। तो हमने इस चैम्बर का नाम रख दिया, ये एनर्जी लेवल है बेटा, जैसे यहाँ पे एक लाइन दिखा दी, यहाँ पर एक बॉक्स दिखा दिया, बस और कुछ नहीं, क्योंकि वहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन है, एक आइसोलेटेड एटम और एक सॉलिड के एटम में अंतर तो होती है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड इसको। अब अचानक अब आप इस इलेक्ट्रॉन को बताइए, जो यहां से यहां चला गया, कैसे चला गया? उसको एनर्जी मिल गई, ये वो खुश नसीब में से एक था कि इसको वो फोटोन पड़ गया थर्मल एनर्जी वाला, तो थप्पड़ खा के बाहर हो गया। लेकिन अब तो ये रईस हो गया ना, एनर्जी लेके आ गया, तो इसे ऊपर दिखाएंगे नीचे दिखाएंगे एनर्जी लेवल में। जैसे यहां पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां होता था और इसको एनर्जी मिल जाए,
तो ये एक्साइट हो जाता था तो आप यूं दिखा देते यूं कि अब ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, ऐसे दिखा देते ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेके रईस हो चुका है, इन जैसा नहीं है, अब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर कहीं पे एक लेवल दिखा देते हैं कि भैया ये रहा। और दिस इज प्योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में तो ये हरकत हो रही है, एक्चुअल में ये हरकत हो रही है, उसको हम यहाँ ग्राफ में या एनर्जी लेवल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि जैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़ के फ्री होता है, बैलेंस बैंड को छोड़ के थोड़ी सी एनर्जी लेगा, कुछ तो एनर्जी लेगा, ऐसी थोड़ी नहीं, एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए होगी। अब एक बात बताओ, जब आप वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ देते तो एक मिनिमम एनर्जी डालते थे तब इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलता था कि नहीं, एक मिनिमम एनर्जी, तो हम उसे वर्क फंक्शन बोलते थे। उससे कम एनर्जी डालोगे तो निकलेगा नहीं, हालांकि उसमें तो मेटल से ही निकाल देते थे। इसमें क्रिस्टल में से नहीं निकाल रहे, केवल बॉन्ड में से निकालना है, बस हम केवल बॉन्ड में से निकालना है। तो अब जैसे ही ये यहां आया, यहां से निकल के यहां आया, तो ये रईस तो हो गया ना। तो हम इसको यहां से क्या दिखाएंगे, देखना, यहां से हटा के यहां दिखा देंगे, ये थोड़ा जंप करके और एनर्जी होगी इसकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो चुका है, ये कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने इनके कमरे का नाम रख दिया है इस एनर्जी लेवल का। यहां नाम रखते थे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, ऐसे रखते थे। इस एनर्जी लेवल का नाम रख दिया कंडक्शन बैंड। किसका नाम रख दिया, कंडक्शन बैंड। बताओ समझ में आ गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और एनर्जी मिलेगी, अवेलेबल होगी, ये और टूटेंगे। तो आप यहां से जंप मार के दिखाइए, क्या ये डायग्राम समझ में आया या नहीं आया, एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये जो गैप है ये क्या चीज हो सकती है, ये है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जिससे कि वो कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाए। तो इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, यहां इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। ईजी का मतलब एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप बोलते हैं। या एक और नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी। लेकिन आप इस नाम से ज्यादा काम चलाइए, एनर्जी गैप, ईजी, एनर्जी गैप। कैसे, यदि आपकी जिम्मेदारी दूं मैं किसे डिफाइन करूं, तो आप क्या बोलोगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अच्छा ये ग्राफ है, ये सिर्फ ग्राफ है, वास्तविकता में तो ऑर्बिट गोल गोल होती है ना, तो ये ग्राफ है। वास्तविकता में हरकत देखनी है तो यहां देखिए क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जी मिलेगी तब, वो कुछ एनर्जी को ईजी बोलते हैं। यदि मैं यहां ये ग्राफ बनाऊं तो ये कंडक्शन बैंड सी डॉट बी, कंडक्शन बैंड, और ये बैलेंस बैंड, उतना ही दिखाइए, लेकिन आपका बैलेंस बैंड ही बैलेंस बैंड भरा होगा, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देख लीजिए ऊपर, यहाँ पे अच्छे खासे एक अच्छा हैंडसम अमाउंट यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप ग्राफिकल कैसे दिखाओगे, सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में पड़े हुए है ना, सारे, उनके इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है ही नहीं कि यहां से यहां जंप करके जा सके। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर हुआ। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भर दीजिए तो भी यही होगा। क्या मैं ये जल्दी से हाँ या ना बोलो, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर पल्ले पड़ा या नहीं, एनर्जी लेवल डायग्राम ये लो टेम्परेचर स्केल है, और ये इवन एट रूम टेम्परेचर, ये कहानी डेवलप हो जाती है। ठीक, अब आ जाइए, लेकिन अभी तो कंडक्टर और इंसुलेटर की कहानी थी, अब आइए इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर, अभी फॉर एग्जांपल नियॉन का दोबारा ले लेते हैं एग्जांपल, नियॉन का एग्जांपल, कितना एटॉमिक नंबर था इसका, 10। इसकी क्या स्ट्रक्चर थी, हालात रहे थे, ये रहा प्लस न्यूक्लियस, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक भी। अब मैं यहां बैटरी लगा भी दूं तो बस ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बस वो कर लेना अपने आप, लेकिन कंडक्शन तो नहीं मिलेगा ना। ये कंडक्शन कब मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए। बैटरी के बस की बात तो है नहीं, बैटरी के बस की बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमने फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक भी पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पढ़ा था ना, उसमें यह था यदि बत्ती नीचे पे आ गई तो हम इंसुलेटर से भी करंट खींच देंगे। ठीक, लेकिन हाँ, अच्छा देखिए, बच्चा यदि डेफिनेशन दे इंसुलेटर की तो बच्चा देगा डेफिनेशन 10th क्लास का, 9th-10th क्लास का, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल which do not allow the current। अरे नमन ने तो शब्द भी फेंक दिया, वेरी गुड, शाबाश। इंसुलेटर की डेफिनेशन देगा, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल which do not allow the current।
वो ये देगा। लेकिन आप खुद सोचो, उसकी डेफिनेशन से तो परफेक्ट इंसुलेटर की खुशबू आ रही है। उसने जो डेफिनेशन दी, दीज आर दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द करंट, वो तो रिजिड हो गया। वो तो ये कह रहा है मैं तो करंट दूंगा ही नहीं, तो ये तो परफेक्ट इंसुलेटर की डेफिनेशन है। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द करंट इजीली। तो अब यदि इंसुलेटर की बात करें, तो बैंड गैप की बात करें, तो यहां पर जितना भी आपने स्केलिंग की है, इसका 3 गुना बनाना पड़ेगा। 3 गुना। 3 गुना मतलब ये रहा हमारे पास कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये इतना नीचे होगा बैलेंस बैंड। यानी इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो सब बैलेंस बैंड में। आप चाहते हो कि करंट देते हैं इंसुलेटर भी, तो हाँ दे दो इतनी एनर्जी, करा दो जंप, इसको इतना रईस कर दो आप। तो देख रहे हो कितना हैवी एनर्जी गैप है ये, कितना हैवी एनर्जी गैप है। तो ठीक है ना, ये जो इंसुलेटर होते हैं इनमें बैंड गैप बहुत बड़ा होता है। नॉर्मल सिचुएशन में, एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में इट इज वेरी टफ कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच सके, फ्री हो सके। ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं होते। बताइए, दोनों का समझ में आ गया? अंतर इसी बैंड गैप का तो अंतर बताना है, क्वेश्चन ही यही था। और अब बात करते हैं कंडक्टर का। थोड़ी भसड़ कर रहा हूं मैं, कंडक्टर जगह कम है मेरे पास। एक्चुअली मेरे अंदर लालच है कि तीनों एक बार बोर्ड पे देख सको, मैं मिटाऊं नहीं, एक ही बार बोर्ड पे देख सको। अब कंडक्टर की बात करूं तो अभी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। क्या था सोडियम में, है ना, कि एटॉमिक नंबर, ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रहा एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी है। टेम्परेचर हम पे मेहरबान हो या ना हो, वो है हमारे पास। इसे ठंडा ठंडा ले जाना, यहाँ पे भी ले जाना इस टेम्परेचर पे, है हमारे पास। इसका मतलब, अच्छा यहाँ लेकिन 2 पॉसिबिलिटी बनती है। मैं यहां बना दूं, यहाँ, ताकि यहाँ या तो ये बनाएंगे आप कि ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा बैलेंस बैंड। यदि यानी क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, कभी बताइए मास्टर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। क्वेश्चन मेरा ये था यहां पर कि गौर से देखिए अब क्या दिखा रहा हूं। हालांकि बच्चे समझ गए होंगे कि अब क्या स्मार्टली प्ले करना है उनको, कि यहां पर वो एनर्जी गैप बहुत ही माइन्यूट होता है, इवन एनर्जी गैप है ही नहीं, आप ये एज्यूम कर सकते हो। यानी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन में ले जाने के लिए आपको अपने एफर्ट नहीं लगाने, अपने एफर्ट, बैटरी लगाओ करंट पाओ, बैटरी लगाओ। या एक पॉसिबिलिटी और होती है, एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये कि ये जो बैलेंस बैंड आपने बनाया नीचे, कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा होता है। देखो ये मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, ये बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है उसके। कैमरे में आ रहा है ना? हाँ, कंडक्शन बैंड। एक्चुअली आप ये बताइए, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो बिल्कुल ही नीचे डाल सकते हो आप। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये भी बैलेंस बैंड में, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन, ये तो हम श्योर है ना ये बैलेंस है, बिल्कुल हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, कंडक्शन में पार्ट नहीं डालेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या बता रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें पेरेंट न्यूक्लियस की थोड़ी थोड़ी पकड़ होगी, थोड़ी सी तो होगी। ऐसा तो नहीं कि जैसे ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री हो चुका है, ये वाला सबसे तलाक लेके फ्री हो चुका है, इस पे सिलिकॉन की भी पकड़ नहीं है, नहीं है कुछ भी, क्योंकि पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, बॉन्ड से निकल ही आया, उस बॉन्ड से तलाक लेके बाहर आ गया। लेकिन ये कहना तो बदतमीजी होगी ना, न्यूक्लियस की, इस न्यूक्लियस की थोड़ी बहुत तो इफेक्ट होगा, लेकिन इतना भी टाइटली बाउंड नहीं है कि कंडक्शन ना कर सके। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन आप यहां रख सकते हो। यानी ये हमेशा आपको ये देंगे कि मैं बैलेंस बैंड में भी हूं, मैं कंडक्शन बैंड में भी हूं, मैं बैलेंस बैंड में भी हूं, कंडक्शन बैंड में भी हूं। इसका मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, बैटरी लगाओ, करंट पाओ, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो पहले बताइए ये तीनों समझ में आ गए, दिस इज सेमीकंडक्टर, दिस इज इंसुलेटर, दिस इज कंडक्टर। अब आपके लिए एक डाटा जो याद करना है, एक डाटा जो याद करना है, जिनमें ये एनर्जी गैप, ये जो ईजी है वो 1 EV के आसपास रहेगा, हम उन्हें सेमीकंडक्टर पुकारेंगे। मतलब किस आधार पे, एनर्जी गैप के आधार पे। सुनना, जिनमें ये एनर्जी गैप 1 EV के आसपास रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, 1 EV के ऑर्डर का होगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर इज 1 EV। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, पास्ट में कई बार आ चुका है। ठीक है, ये एनर्जी गैप की जो लेंथ होती है वो 1 EV होती है अप्रोक्सीमेट। इंसुलेटर मैंने कहा था ना अभी बनाते समय, जितना ये बना उसका 3 गुना बनाना। जिनमें ये एनर्जी गैप 3 EV से भी ऊपर होता है, 3 EV के बराबर या उनसे ऊपर होता है, हम उन्हें इंसुलेटर बोलना चालू कर देंगे, अच्छे इंसुलेटर बोलना चालू कर देंगे, जिनमें ये गैप इनसे 3 गुना होगा।
और कंडक्टर में एनर्जी गैप आपको दिख ही रहा है, कितना है, नियरली इक्वल टू 0 ईवी। कितना, 0 ईवी। 0.002 होगा, किसी में 0.003 होगा, राउंड ऑफ करोगे वो 0 ही रह जाता है। तो ऑर्डर बात कर रहा हूं मैं, तो ये डाटा आपको याद करना है। एक और डाटा याद करना है, यदि हम और एक्यूरेट हो जाए तो ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, ये सभी सेमीकंडक्टर की ये बोल दिया है रफली, चाहे वो सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, जो जो सेमीकंडक्टर है उनके बीच का बैंड गैप 1 ईवी होता है, या जिनमें 1 ईवी होता है वो सेमीकंडक्टर है। लेकिन यदि स्पेसिफिक हो जाए, एलिमेंटल मतलब स्पेसिफिक हो जाए, तो सिलिकॉन में ये एनर्जी गैप होता है 1.1 ईवी। देखो 1 ईवी के आसपास ही है ना, सिलिकॉन में ये 1.1 होता है। और एक चीज आप बस इतना बताइए, क्योंकि आप ये तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो मैं बताऊंगा, आपको कोई सपने थोड़ी नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज जो आप बता सकते हो वो ये, जर्मेनियम में ये बैंड गैप सिलिकॉन से कम लग रहा है या ज्यादा आएगा, ये बताइए। जो भी मैं वैल्यू डिस्क्लोज करूंगा, जर्मेनियम में ये बैंड गैप इससे ज्यादा आएगा या कम आने की संभावना लग रही है, बोलो जर्मेनियम। यदि ये बता दोगे तो एक क्वेश्चन तो आपका फ्री हो गया। सुमित को लग रहा है कि ये ज्यादा आएगा, दीक्षा को लग रहा है कम आएगा, जल्दी बोलो जल्दी। और कृति को कम, कम कम वाले ग्राहक ज्यादा है ना वैभव जी? हाँ, अल्पना थोड़ा गड़बड़ हो गया, कम ही आएगा, उसका रीजन अभी बताता हूँ। 0.72 ईवी आता है ये, 0.72 ईवी। और बहुत सिंपल आर्गुमेंट है, देखिए हमारी एनसीईआरटी का पहले ही क्वेश्चन है, एक साथ आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। मैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही बोल देता हूँ। एग्जाम्पल है 14.1, एग्जाम्पल पेज नंबर 474 पर। क्या है क्वेश्चन कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्वेश्चन सुन लीजिए और अपने सामने एनसीईआरटी हो तो रख लीजिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का सेम लैटिस स्ट्रक्चर होता है, सेम। तो फिर क्यों कार्बन इंसुलेटर है और सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, जबकि स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, 2 4 2 मतलब ऐसे सबका स्ट्रक्चर यही मिलेगा। तो सिंपल रीजन, कार्बन के वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी ऑर्बिट में ना, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, उन पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत अच्छी होगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होगी। उसके बॉन्ड इतने नाजुक नहीं होंगे कि टेम्परेचर ने धमकी दी और निकले आए डर के, टेम्परेचर ने बस थोड़ा सा भौंका है ना और वो डर के मारे बाहर निकले आए। कार्बन के ये जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में है। सिलिकॉन अगला आता है, उसके जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में चले जाएंगे, पता है न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाएगी कि नहीं। और जर्मेनियम में वो 4 इलेक्ट्रॉन तो फोर्थ ऑर्बिट में होंगे, तो पकड़ तो और ढीली हो गई ना। तो अल्पना और सुमित एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि क्यों जर्मेनियम का बैंड गैप कम है, क्योंकि जर्मेनियम के जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में, उनको तोड़ना और आसान होगा जर्मेनियम को। सिलिकॉन को थोड़ा मुश्किल होगा, कार्बन में तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पास में ही है। पीछे मैं एक्सरसाइज के सवाल कराऊंगा वो भी यही है, अरेंज करिए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये था हमारा अभी 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ है इतनी देर में, ठीक है, कि वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में अंतर बताइए। सेमीकंडक्टर में दोनों बना के आओगे, यही बनाओगे ये नहीं बनाओगे। आपके लिए अच्छी बात बताता हूँ, ये तो मुझे समझाना होता है एज ए टीचर, इसलिए मुझे बनाना पड़ा, लेकिन पेपर में सिर्फ इतना बनाइए 3 नंबर लूट लीजिए। सिलिकॉन, ठीक है। अब आते हैं, यहां अभी बात पूरी नहीं हुई है, यहां एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट और है, तो वो मैं पढ़ा लेता हूं, वो ट्विस्ट और ऐड कर देता हूं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम एक्चुअली में जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया है, ये मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पढ़ाया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो बिल्कुल प्योर हो, जिनमें खुद की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी हो, कोई बाहर की कोई प्रॉपर्टी नहीं हो। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, यदि सिलिकॉन तो सारे सिलिकॉन 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 ही होने चाहिए, जर्मेनियम तो सारे जर्मेनियम 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 ही होने चाहिए। इज इट ओके? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी याद रखना मैं आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा हूं। अब आ जाइए, अब मैं जो अगली कहानी समझाना चाहता हूं उसके लिए मुझे थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक लेयर और जोड़ देता हूं सिलिकॉन की, एक लेयर और जोड़ देता हूं, थोड़ा और इफेक्टिव हो जाएगी मेरी टीचिंग, और कुछ नहीं है। पता ना, सिमिलरली थ्योरम समझते तो हो ना, सिमिलरली थ्योरम, कहानी तो यही कंटिन्यू होगी ना। केवल थोड़ा इंप्रेसिव टीचिंग करने के लिए मैंने एक लेयर और जोड़ी, ठीक। अभी मैंने कोई बैटरी कुछ नहीं लगाई, कोई बैटरी नहीं लगा दी, हटा दी। अब सुनिए, हमारे सेमीकंडक्टर में एक यूनिक मैकेनिज्म और चल रहा होता है पैरेलल में, वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं, अब बताने जा रहा हूं। एक्चुअली मैं कोई 3 इडियट का वायरस तो उन्हीं की दोनों चौक से
दोनों लिख दो, तुम इसे समझो। अब वक्त आ गया, अब समझाता हूं। एक मैकेनिज्म और रोल प्ले कर रहा होता है, एक और कहानी रोल प्ले कर रही होती है, उसको भी पैरेलल में समझते हैं। सारा क्रेडिट सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं देना है हमें। आप इतना तो समझ गए, कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब वो उतने फ्री है। आपको ये फील करना है कि कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, है ना, फ्री हो गए, ठीक है, और उतना ही आपको करंट पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में सारा क्रेडिट आप इन्हें नहीं दे सकते। 50-50% क्रेडिट किसे दोगे, देखिए अब आप, ये एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आइए, और इसकी भी लैंग्वेज एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि मैं बोल बहुत रहा हूँ और नोट्स आपको मिलेंगे केवल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहां से लिखोगे यदि लिखने को आ जाए, हालांकि कभी लिखने को नहीं आई है, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। ठीक, तो अब देखिए बेटा, जो मैं बोल रहा हूं, इमेजिन करो ये यहां से बॉन्ड टूट गया और इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया। मैंने उसको थोड़ा दूर इसलिए रखा ताकि आप वहां दिमाग में ना रखो बार बार। यहां से एक बॉन्ड टूट गया, ये रहा, इसको आप बोल सकते हो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये कौन है, ये कौन है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो है, ये वाला बेटा जो यहां से निकल गया। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया, अपने पीछे एक रायता फैला गया, खुद तो निकल गया, रायता फैला दिया, एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ दिया उसने। देखो ये वैकेंसी, मेरी उंगली पे ध्यान देना, ये वाले, यहां पर एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, तो चला गया छोड़ के, ठीक है। जब कोई छोड़ के चला जाता है ना, तभी उसकी कमी महसूस होती है कि नहीं होती, जब तक वो साथ था, ठीक। तो अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये बॉन्ड तड़प रहा होगा, तड़प रहा होगा, तड़प, तड़प है नहीं, तड़प किसे दे रहा होगा, क्योंकि ये एक अनस्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और इस दुनिया क्यों, इस पूरे ब्रह्मांड में दुनिया की हर बॉडी अपनी स्टेबिलिटी चाहती है। ये एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और इस इनकम्प्लीट कोवेलेंट को सपोज करो मैंने एक सर्किल से दिखा दिया, एक सर्किल दिखा दिया। सर्किल दिख रहा है कैमरे में, नहीं, जल्दी बोलो, आपको नजरें गड़ानी है उस जगह, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए। ये एक सर्किल से दिखा दिया, ये एक हाईलाइट है इस बात की कि वहां एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब उस बॉन्ड के अंदर एक तड़प पैदा हो गई, कैसे भी मेरा कोवेलेंट बॉन्ड पूरा हो, चाहे इसके लिए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता की थ्योरी क्यों ना यूज करना पड़े, क्योंकि दुनिया की हर बॉडी अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें चालू कर देती है। अब ये क्या करेगा, ये इधर उधर मुंह मारना चालू करेगा, इधर उधर, है नहीं, ये इसमें इस पे किसी भी इलेक्ट्रॉन पे मुंह मार सकता है। और सपोज करिए कि इसने इस इलेक्ट्रॉन को मुंह मारा और इसको अपनी ओर खींच दिया, ये यहां चला गया। मतलब एक बार फिर से स्लो मोशन में समझेंगे, इसलिए तो मैंने आज आपसे कहा मैं 3 मीटिंग लूंगा, क्योंकि धीमे धीमे समझाना है, समझाना थोड़ा चाहिए। ये एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड था जिसे मैंने सर्किल से रिप्रेजेंट कर दिया। इस जगह को बोलेंगे हम होल। पहली बात तो ये जो ये बनाया है हमने, इसको बोलेंगे, एक नाम दिया हमने होल। पर वास्तविकता में होल कुछ होता नहीं है। वास्तविकता में होल के बीच में छेद हो जाएगा, सेमीकंडक्टर में छेद हो गया तो ऐसा छेद दिखेगा ता कि होल हो गया, ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर की इस स्पेशल मैकेनिज्म को समझने के लिए बड़ा ही सॉफ्ट ये बनाया है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थोड़ी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थोड़ी नहीं है, लेकिन ऑन पेपर हम कुछ बातें कर सके, इसलिए ये बना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैंने उसे सर्किल से दिखा दिया, सर्किल इज कॉल्ड एज होल। अब ये होल एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अनस्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तड़प रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा बॉन्ड भरे, कैसे भी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। किसने सपोज करो रैंडमली किसी भी इलेक्ट्रॉन, अभी कोई बैटरी नहीं लग रही, ध्यान रखना, रिमेंबर, ये जैसे ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी रैंडमली मूव कर रहा होगा, अभी करंट में कंट्रीब्यूट कोई नहीं कर रहा। अब ये होल इमेजिन करिए, अब केवल अपना ध्यान यहाँ पे लगा लीजिए। अब ये इधर उधर मुंह मारेगा, सपोज करो इसने इस पे मुंह मार दिया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ये यहां आ गया। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। ये बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अपने पीछे वैकेंसी छोड़ गया, सोडियम में से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो सोडियम प्लस हो जाता है कि नहीं, तो इसका मतलब इतना रीजन प्लस हो चुका है, इसके अंदर पॉजिटिविटी है इस बॉन्ड के अंदर, समझ गए भाई। यदि लोकल इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल है, लेकिन इतना लोकल एरिया तो पॉजिटिव हो गया ना, तो अब इसके अंदर पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ना, खींचेगा नहीं खींचेगा, ऐसे समझ लीजिए।
चाहे अनस्टेबिलिटी से समझिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को मुंह मारेगा, वो किसी भी लॉ ऑफ चांस पे किसी पे भी मुंह मार सकता है। ये लॉ ऑफ चांस क्या होता है? लॉ ऑफ चांस फिजिक्स में कुछ चीजें लॉ ऑफ चांस वर्ड देके निमट लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक कमरे में 100 बल्ब लगाए, 100 बल्ब, और उन 100 बल्ब का स्विच एक ही बटन से रख दिया। 100 के 100 बल्ब मान लो फिलिप्स कंपनी के, मतलब एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के और एक ही वाट के, और एक ही बटन से चल रहे हैं, तो सबको वोल्टेज करंट वोल्टेज एक से जाएंगे। स्विच ऑन किया, 100 के 100 बल्ब जल गए। 5-6 महीने के बाद ऐसे ही करता रहा, 5-6 महीने के बाद एक बल्ब फ्यूज हो गया। अब बताइए, जो चांस है ना, 100 बल्ब एक से थे, फिर वही क्यों फ्यूज हुआ? सब एक ही करंट से ऑपरेट हो रहे थे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ चांस। फेंटा की बोतल में आपने ऐसे हिलाया, बहुत सारे बबल बन गए, लेकिन जो पहले बबल फूटा वो पहले ही क्यों फूटा? जबकि बबल एक से, सभी अनस्टेबल थे। फिर दूसरा वाला दूसरे नंबर पे क्यों फूटा? जो लास्ट में रह गया वो लास्ट में क्यों रह गया? वो पहले क्यों नहीं फूटा? दीज आर कॉल्ड लॉ ऑफ चांस। तो इसीलिए वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे मुंह मारेगा, और उसका रीजन मैंने बता दिया, अनस्टेबिलिटी, या ये मान लीजिए इसे पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो। क्यों मान सकते हो पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट पॉजिटिव चार्ज हियर, ठीक है ना? डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज मींस एफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इसने इस इलेक्ट्रॉन पे मुंह मारा, इमेजिन करो इसे खींच लिया इसने। प्लीज बेटा नजर मत झुकाना। ये तो हुआ क्या, अपना काम बनता, बाहर में जनता हो गई। इसका कोवलेंट बॉन्ड तो पूरा हो गया, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट हो गया, ये होल यहां शिफ्ट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? उसका तो पूरा हो गया, लेकिन जो रहता अपना तो सही कर लिया, दूसरे में फैला दिया, है ना? ये कि अपना तो उसने कोवलेंट बॉन्ड पूरा कर दिया, ये रहता दूसरे में फैला दिया, है नहीं? तो वो अनस्टेबिलिटी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। वही दीपावली की सोन पापड़ी की तरह, हल्दीराम की, इधर से इधर ही तो शिफ्ट होती है वो, है ना? अजर है अमर है सोन पापड़ी, है नहीं? ये ना कभी मरती है ना जिंदा होती है, वो बस एक हाथ से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, इधर आके किसी और दूसरे को चिपका देते। तो यही चीज, तो ये होल यहां शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ ये फील रही है, हाँ, घूम फिर के वापस भी आ सकती है, नो डाउट जी, है बिल्कुल ठीक। अब यहां पर एक लॉजिक लगाइए, आप देखिए अपेरेंटली होल भी मूव कर गया कि नहीं कर गया? बोलो। अपेरेंटली जो होल यहां पे था वो यहां शिफ्ट हो गया ना। और ध्यान रखना, इस पूरे मूवमेंट में ये ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन था, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं था, वो तो हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं हूं मैंने कुछ नहीं किया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब यहाँ एक और चीज जो बच्चे के मन में क्वेश्चन आ सकता है, एक अच्छी चीज समझ, इस मैकेनिज्म को और अच्छे से समझना है। फिर से खेलते हैं, वापस फिर से खेलते हैं। ये रहा होल, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन में जाने, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड में जाने के लिए कोई अलग से पैसे नहीं खर्च करने, कोई अलग से। देखो, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एनर्जी आएगी तब निकलेगा, एक एडिशनल एनर्जी दोगे तब ये यहां से यहां जाएगा। लेकिन यहां से यहां जाने के लिए क्या एडिशनल एनर्जी? अब देखिए इधर, पहले तो यहां इसको ठीक करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे यहां था ये इलेक्ट्रॉन, ये यहां था। अब इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैंने कहा ये 50% सही 50% गलत है, अब ये 100% सही होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां जाएगा, सबसे पहले तो आप जैसे ही कंडक्शन लाइन में इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, ट्रांजिशन दिखा रहे हो, पीछे होल दिखाओगे। होल अभी बताया था ना, जो इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को छोड़ जाएगा पीछे होल छोड़ जाएगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां दिखा रहे हो तो उसके पीछे होल दिखाएंगे आप, होल। ये छोड़ जाएगा तो पीछे होल दिखाइए, पहले तो ये। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल बनेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल फ्री हुआ, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड टूटता तो दो इलेक्ट्रॉन 2 होल बन जाते, एक और टूटता तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल जनरेट हो जाते। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही होल पे जनरेट कॉन्सेंट्रेट करिए। ये होल समझ में आ गया? यानी ये है कंप्लीट डायग्राम। अब इन होल के कॉन्सेप्ट को समझिए, सारा क्रेडिट इन्हें नहीं जाना चाहिए। अब इधर क्रेडिट देखिए, अब जो मैंने इधर दिखाया क्या दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां खींच लिया इसने, तो इसको ये सब एफर्टलेस हो जाएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां नहीं पहुंचा रहे हो, तो तुम्हें एनर्जी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा रहे हो, तो सेम एनर्जी का सेम एनर्जी में जा रहे। पता ना, यदि जनरल बोगी में कोई जा रहा हो, जनरल बोगी में रेलवे की छुक छुक छुक, तो बेटा उस जनरल बोगी में वो कहीं भी घूम सकता है ना। हाँ, मुझे जनरल बोगी से रिजर्वेशन में जाने के लिए एक्स्ट्रा टिकट चाहिए होगी, टिकट बनवानी पड़ेगी, तब एंजॉय करेगा, लेकिन जनरल बोगी में वो कहीं भी घूम सकते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के लिए कोई एफर्ट भी नहीं चाहिए। तो अब बताइए मेरी कहानी यहाँ पे, ये जो मैंने होल का मूवमेंट बताया कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया और रायता यहाँ फैल गया, ये होल का अपरेंट मूवमेंट समझ में आया या नहीं आया? कि होल भी मूव कर जाता है सिस्टम में। मतलब होगा क्या, जैसे यदि पानी की बोतल में एक बबल बन गया, अब पानी की बोतल टेढ़ी कर लीजिए, वो बबल बना ही रहेगा, तो ये होल बन चुका है सिस्टम में।
अब इस होल ने सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी को कैसे बूस्ट किया वो देखेंगे। इतना समझ में आ गया कि होल क्या होते हैं, ऐसे मिटा देता हूं, इधर का काम तो हो गया। ठीक है, अब यदि आपको ये देखना है कि होल सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा देते हैं वो देखिए, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ इधर गया कि हमने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन मिल गए, मजे आ गए। मजे तो और आएंगे। एक्चुअली अब आते हैं, ये जो मैंने मैकेनिज्म समझाया, अभी जो मैंने मैकेनिज्म समझाया, इसमें मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई। मैंने ये बोला कि ये कहीं भी रैंडमली मुंह मार सकता था, वो मुंह यहां भी मार सकता था, यहां भी मार सकता था, अपना कोवलेंट बॉन्ड पूरा कर लिया, यहां शिफ्ट हो गया, वो रैंडमली कहीं भी मुंह मार सकता था। अब आइए, यदि इसमें बैटरी लगा दी जाए, अब मैंने लगा दी बैटरी। अच्छा, पहले तो एक चीज बताइए, ये चीज समझ में आई कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल बराबर है? ये समझ में आई कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट इसको वापस होल यहीं बना देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, शुरू से खेलेंगे है ना वापस। क्या ये समझ में आया कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे? N इक्वल टू NH, नंबर डेंसिटी ऑफ सच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ सच होल, बराबर होंगे। और जब ये बराबर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या Ni क्या NH, इसे सिंपली Ni बोल दीजिए। Ni नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज करिए, I फॉर इंट्रिंसिक। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, इन्हें क्या बोल देते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ आइदर टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Ni बोल देते हैं। दूसरी चीज, इसको समझ लीजिए, बाकी चीजें आसान है, बहुत आसान है। अब आप बताइए, जैसी मैंने बैटरी लगाई, इधर प्लस लगाया, इधर माइनस लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्ट होने लगेगा। बताओ होगा या नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन या इस टाइप के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्ट होने स्टार्ट कर देंगे। और इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा, ऐसे ही होता था कंडक्टर में भी। बैटरी लगाओ, यदि बैटरी नहीं लगाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा, रैंडमली। बैटरी लगा दूंगा तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। अब इस होल को देखिए, बैटरी नहीं लगा रहा हूं तो ये रैंडमली कहीं भी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन बैटरी लगाने के बाद देखिए, अब मैंने बैटरी लगा दी, ध्यान देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि ये एक अनस्टेबल कोवलेंट बॉन्ड है और ये अपना बॉन्ड बनने के लिए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली फिर इस्तेमाल करेगा और कहीं भी मुंह मार लेगा। लेकिन अब वो कहीं भी वर्ड हट गया। अब आप खुद फील करिए, इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को ध्यान में रख के, ये अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया भी था नियॉन में, फोर्स तो ये सारे इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहे हैं, लेकिन यार मजबूरी है, ये फ्री नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव की ओर फोर्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं सकते, जगह नहीं है इनके लिए। लेकिन अब आप बताइए, अब इस होल, बैटरी लग चुकी है, इस होल को फिल करने की प्रोबेबिलिटी, इसके, ये लाइन खींच देता हूं मैं, दिखे ना दिखे कोई बात, इस होल को फिल करने की प्रोबेबिलिटी इसके लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा है या इसके राइट वाले इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा है? बैटरी लगने के बाद इस होल को फिल करने की प्रोबेबिलिटी क्या इस इलेक्ट्रॉन के लिए उतना आसान होगा जितना पहले था, या इस इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन फिल करने के चांसेस ज्यादा है या राइट वाले? बिल्कुल ठीक नमन, सिंपल आर्गुमेंट लगाना है। ओहो हर्ष, ओ भाई हर्ष जैसे बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ कि अच्छा, जब अच्छे बच्चे गलत रेस्पॉन्ड करते हैं ना तो मुझे खुद को ब्लेम करता हूं मैं, शायद मैं अपनी बात अच्छे से नहीं पहुंचा पाया। फिर से देखते हैं, फिर से खेलते हैं। बहुत सिंपल था बेटा, ये टफ पार्ट नहीं था। ये होल बन चुका है, जब बैटरी नहीं थी तो ये कहीं भी मुंह मार रहा था, लेकिन अब बैटरी लगा दी। तो अब आप ये सोचिए, इस होल को फिल करने की प्रोबेबिलिटी इसके लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा है या इसके राइट वाले इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा है? ऐसे देखना है आपको, ऐसे लेफ्ट और राइट आंसर देना है, जैसे आप देख रहे हो, आपके लेफ्ट और राइट, आपका लेफ्ट, ऐसे देना है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन अब इसके अगेंस्ट कैसे चला जाएगा? भैया ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तो इस इलेक्ट्रॉन को उल्टा इधर खींच रहे होंगे, तो ये उसके अगेंस्ट मुश्किल हो जाएगा ना। ओके, अच्छा मेरे मुंह से निकल गई, जवान टूट गई, चलती। अब आप प्लीज और कंसंट्रेट करना, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझना अपनी। सपोज करो आपने, मेरी बैटरी लग चुकी, तो अभी अभी आपने समझा कि इसके लिए इसे फिल करना थोड़ा टफ होगा, ये और कंफर्टेबली इसे फिल कर देगा। समझ में आ गया? ये अब सुनना, मैं इस होल को मिटा नहीं रहा हूं, लेकिन ये मान लेना यदि ये एरो है कि ये होल फिल हो गया, होल यहां शिफ्ट हो गया। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? मैं धीमे धीमे पढ़ाऊंगा इसलिए लंबी क्लास लगेगी, ज्यादा पढ़ाऊंगा ये नहीं बोला मैंने। ये होल इधर शिफ्ट हुआ, अब जैसे ये होल यहां शिफ्ट हुआ, बैटरी तो अभी भी लगी हुई है, तो ये भी तो अनस्टेबल बॉन्ड है, ये भी अपना काम बनता, भरने घंटा की तरह यूज करेगा। अब बताइए इस होल को भरने की प्रोबेबिलिटी इसके लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा है या इसके राइट में? अब भी इसके राइट वालों में रहेगी, क्योंकि जो इधर चला गया उसके लिए उल्टा आना, बैटरी के अगेंस्ट आने जैसा होगा।
तो अब इसको सपोज करो इसने फिल कर लिया, इसने, ध्यान रखना, और होल यहां शिफ्ट हो गया। ओके, फिर इस होल को भरने की प्रोबेबिलिटी बैटरी लगी हुई है, इसके लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा होगी, ये होल शिफ्ट हो गया, फिर इसमें ज्यादा होगी ये। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अपेरेंटली होल जो कि पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है वो इधर इधर ड्रिफ्ट हो रही है नेगेटिव की ओर। जो होल यहां था वो स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा कि नहीं होने लगा? जब कोई चार्ज कैरियर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाने की ठान ले तो वो भी तो करंट को जन्म देगा, है ना? देगा कि नहीं देगा? लेकिन सच्चाई क्या है वो भी मैं बता दूं। सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है अब दोबारा देखिए, कोई नहीं बेटा, बस आपके दिमाग में टॉपिक, क्योंकि मेन मेहनत जो है मुझे पता है कहां इन्वेस्ट करनी है मेहनत, उसके बाद में तो सेमीकंडक्टर बहुत आसान लगेगा। ये फिर से मैंने सारे बॉन्ड भर दिए, केवल ये होल रहने दिया, ये रहा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बार फिर से देखेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर गया क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो इसके भरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, होल यहां आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर गया, होल यहां आ गया। अब आप इसको दूसरी नजर में देखना, क्योंकि एक्चुअली मैं जो दिखा रहा हूं आप वही देख पा रहे हो, लेकिन अब वो देखना, अभी मैंने क्या बोला कि होल शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां। ये वाला कहां गया? यहां। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां। ये वाला कहां गया? यहां। तो गौर से देखो, सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्ट नहीं हो रहे, ये इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट होने लगे या नहीं होने लगे? कुछ बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट होने लगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये यहां। कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कुछ इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में थे उनको एक मौका मिल गया, उन्हें वैकेंसी मिल गई कि हम यहां पे हिल सकते हैं, डुल सकते हैं उस होल के थ्रू। तो इसका मतलब कुछ इन इलेक्ट्रॉनों में भी मोबिलिटी जनरेट हो गई। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? इन कुछ इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को समझाने के लिए एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, होल। वास्तविकता में होल नहीं मूव कर रहे होते, उन होल के माध्यम से कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। यदि सिस्टम में एक होल है, जैसे एक सरकारी नौकरी निकली, तो सरकारी नौकरी को फिल करने के लिए भले एंट्री कितनी भी हो, एक ही जगह फिल होगा, एक ही बंदा कैंडिडेट लिया जाएगा, फॉर्म कितने भी लोग भर दें। यदि 2 वैकेंसी निकली है तो फॉर्म कितने भी भर दें, 2 लोगों की जगह मिलेगी। यदि सिस्टम में एक होल है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा इन होल के माध्यम से, ठीक है ना? तो अब आ जाइए, तो यदि हम सेमीकंडक्टर की टोटल करंट को कैलकुलेट करें, जब आपने ये देख लिया कि इस टाइप के, अच्छा ये तो मैंने इसलिए दूर रखा था ताकि आप समझ जाओ कि ये तो इन्वॉल्व है ही नहीं इस प्रोसेस में। ये सेमीकंडक्टर में एक यूनिक मैकेनिज्म है कि होल या यूं कहिए कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को भी मौका मिल जाता है मूव करने का, ड्रिफ्ट होने का कुछ। अब बताइए टोटल करंट यदि हम कैलकुलेट करें सेमीकंडक्टर में तो करंट कितनी होगी? करंट ड्यू टू सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, सारे मतलब जितने भी ऐसे होंगे, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तो मैंने एक दिखाया है, एक आध कोवेलेंट बॉन्ड और तोड़ देता हूं, चलो एक और तोड़ देता हूं, ये। अब बताइए सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने होंगे? पहले ये बताइए, जो दिख रहा है इस समय कितने दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए और 2 ही होल दिखने चाहिए। ये मत कहना सर होल तो बहुत सारे हैं, इनमें जीवित एक ही रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल है, ठीक। तो करंट ड्यू टू सारे, अब बताना ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया ये भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ये भी पॉजिटिव की ओर ही ड्रिफ्ट करेगा, तो करंट ड्यू टू सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखना इस सेंटेंस में कोई ग्लिच लग रहा है आपको कि सही लग रहा है? एरर लग रही है, सही लग रहा है? पता ना, इस सेंटेंस में ये गलत है। सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये सच है, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी, लेकिन सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं मूव कर रहे। सारे कहां, ये कहां मूव कर रहा है? ये सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां मूव करे? तो सेंटेंस गलत है ये ओवरऑल। तो इसका मतलब सही करते हैं हम। सही सेंटेंस ये है, करंट ड्यू टू सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सही है सेंटेंस है। सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यानी इस टाइप के इन्हें बोल रहा हूं मैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन बैंड में है, इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब मूव करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन
कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉनों में भी हलचल हो गई है, कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अब तो सेंटेंस सही है कि नहीं? कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बोलो। इस मैकेनिज्म को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, फाइनल। ये सेंटेंस सही है। अब सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को मौका मिल गया। यदि सिस्टम में दो होल हैं, तो दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उनके थ्रू। ठीक है। करंट ड्यू टू सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सारे, प्लस करंट ड्यू टू सारे हैं। अब क्यों आगे सारे? अभी तो कुछ था पहले, जब सारे आए थे तो काट दिया। करंट ड्यू टू सारे होल्स। अब आप बताओ, ये पचाइए सेंटेंस को, ये सही है, मैं खुद कह रहा हूं सही है, पचाइए। क्योंकि कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हिल पाएंगे, डुल पाएंगे जितने होल होंगे। ये ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें एक जगह सारे पढ़ रहे हैं, इसमें एक जगह कुछ पढ़ रहे हैं। अब इसमें कम से कम सारे कॉमन तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? सारे इसमें से कॉमन ले लो, सारे इसमें से कॉमन ले लो, तो I बराबर IE प्लस IH। अभी बोलो ओके हुआ कि नहीं? इस टाइप की करंट को हम IE से रिप्रेजेंट करेंगे और इस टाइप की करंट को हम IH से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जुड़ा क्यों है? क्योंकि दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और गौर से देखो ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्ट कर रहा था। आया समझ में? नहीं आया बोलो? तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आप इन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हो इस करंट को? आपकी सारी मैथमेटिक्स गलत निकल के आएगी यदि आप सिर्फ इस पे ध्यान दोगे, क्योंकि NE और NH बराबर हो रहे हैं, NE और NH बराबर हो रही है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, एक चीज और है कि गधे के पैर में यदि घोड़े की नाल लगा दी जाए, नाल जानते हो कि नहीं? गधे के पैर में यदि घोड़े की नाल लगा दी जाए तो वो घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकता। अब यहां मोबिलिटी के मामले में थोड़े 21 होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी इनकी अच्छी होती है लिटिल बिट, इनसे। उसका रीजन सिंपल है यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिस्टम में इंडिपेंडेंटली मूव करने को रेडी है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप एक भीड़ में, मान लो मैं इस माइक को थोड़ी देर के साइड में करूं, कि यदि भीड़ में आपको दौड़ना है तो आप भीड़ में दौड़ोगे, कैसे दौड़ोगे? है नहीं? भीड़ में हट दौड़ोगे यूं करके, हटा के। ये तो हो गया ये। अब भीड़ कौन यार? भीड़ कौन? और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, अकेला दौड़ेंगे ये, है ना? कोलिजन्स भी होंगे उनसे, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। लेकिन अब होल के साथ तो एक कलेस और है ना। यदि एक फर्श है और उस फर्श में कोई चेस बोर्ड जैसा फर्श है, चेस बोर्ड जैसा, ब्लैक एंड व्हाइट वो है, ठीक है। अब यदि आपको ये शर्त दे दी जाए कि भीड़ भी है, दौड़ना भी है ना, लेकिन आपको केवल ब्लैक वाले खानों में पैर रख के आगे बढ़ना है, केवल ब्लैक वाले, तो अब आपकी स्पीड पहले जैसी है या हल्की हो जाएगी? देखो ऐसे, जब अब आप बताओ, आपको खानों में पैर रख के जाना है तो फिर मैं यहां समझाता हूँ, आपकी जो स्पीड हो गई वो कम होगी। अब एक्चुअली क्या है, अब आप देख सकते हो ये जो कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हिल गए, जिनको मौका मिला, जिनको नौकरी लग गई, लेकिन वो यार केवल इन बॉन्ड में तो हिल जा सकते हैं, ये केवल इन बॉन्ड के थ्रू मूव कर सकते हैं, और ये खूब आराम से खूब रफ एंड टफ तरीके से चल सकता है। ये बेचारा सिर्फ बॉन्ड में, क्योंकि ये होल यहां नहीं हो सकता ना। आप ये बताओ, होल यहां बन सकता है क्या? यहां नहीं बन सकता, और इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। ये अंतर है, इसलिए मोबिलिटी के मामले में इलेक्ट्रॉन ही 21 होते हैं। ये चीज जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, मेरे नोट्स में तो है, बाकी चीजें मिल जाएंगी। और क्या प्रॉपर्टी? उसी तरीके से चौथी बात यहां लिख रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस, चलिए मैंने कुछ होल दिखा दिए, कुछ होल, ये रहे इलेक्ट्रॉन है, कुछ और दिखा दिए, ठीक है। ये इधर ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, ये होल इधर ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, ठीक है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है पीछे से, यहां शिफ्ट हो गया, ये यहां आ गया, चल रहे, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसमें गिर जाए। प्लीज बेटा दोबारा देखिएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, ये रहा होल, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा होल, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्ट हो रहा है, ये चल रहा है अपना, है ना। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते इसमें गिर जाए, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव शीट तो है ही ना, इसके पास से गुजरेगा तो गिर सकता है, और इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है
जब आप हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में बिल्कुल बेझिझक आ सकता है, उसको यदि मौका मिलेगा तो। इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट से वापस लोअर स्टेट में आ सकता है, और ये भी लॉ ऑफ चांस है। तो अब आप बताइए, मान लो ये रहा वो इलेक्ट्रॉन और ये गिर गया, यहां गिर गया, तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड का एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल में घुस रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल गायब ही हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, गौर से सुनना, यदि ये होल है, इसको शिफ्ट करने, इसको भरने यदि ये इलेक्ट्रॉन आता है, ये वाला, तो होल वहां शिफ्ट हो जाएगा, मरेगा नहीं होल, होल खत्म नहीं होगा। यदि ये आता है तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और होल शिफ्ट हो जाएगा, तो होल अभी भी जीवित है सिस्टम में। लेकिन यदि ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाता है, तो आपकी इस नंबर डेंसिटी का एक इलेक्ट्रॉन और इस नंबर डेंसिटी का एक होल उस लोकल एरिया में कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये बता रहा हूं, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी पैरेलल चल रहा होगा, और इस सिनेरियो में एनर्जी रिलीज भी होगी, एनर्जी। और ये क्या बात बतानी, एक बार बताओ, क्या ये मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया कि एनर्जी रिलीज होगी? यदि ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता है तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस आ रहा है, उस बैंड गैप को रिलीज करेगा वापस। अच्छा, क्या मुझे बताना, एक बार बताना, ये रहा होल, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो तो क्या तब भी एनर्जी रिलीज होगी? यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता है, क्या तब भी एनर्जी रिलीज होगी? तब नहीं होगी। लेकिन यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता है, तो पक्का, जिसे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, एक एनर्जी रिलीज होगी। ये मैंने एरो जो दिखाया, एनर्जी रिलीज होगी। अब बचपन में मैं एक चीज को सोचता था, यार एक दिन सब मर जाएंगे, हाँ सब मर जाएंगे, हाँ, तो मैं एक सोच के दुखी होता था, यार जो सबसे लास्ट में मरेगा यार, उसकी चिता में आग कौन लगाएगा यार? जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान घाट कौन ले जाएगा? तो अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ऐसे तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन से सिस्टम में से सारे इलेक्ट्रॉन, सारे होल खत्म हो जाएंगे, है ना? तो भैया दिमाग में ये मत लगाना कि भैया जैसे मैंने ये प्रोसेस बता दी, तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यदि ये इलेक्ट्रॉन इस होल में गिर गया तो ऐसे तो धीमे 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 सारे इलेक्ट्रॉन और सारे होल खत्म हो जाएंगे। अरे भैया, कई दुनिया में मर रहे हैं तो कुछ लोग पैदा भी तो हो रहे हैं ना, कहीं मर रहे हैं लोग, कहीं पैदा भी हो रहे हैं, तो कहीं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कमरे का टेम्परेचर कहीं ठंडा थोड़ी नहीं हो गया, फोटोन एनर्जी मिलती रहेगी, कुछ रैंडमली टूटते भी रहेंगे। इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये जो था इसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये बराबर रहेगा इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जल्दी बताइए, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? एक बार देखो, आप देखोगे भले ही क्लास लंबी हुई, लेकिन समझा मैं थोड़ा ही पाया हूं, ठीक है? ये है इनकी प्रॉपर्टी, सब नोट्स में मिलेगी। और थ्योरी यदि लिखनी है तो एनसीईआरटी यूज करना। अब एनसीईआरटी में बस 2 पॉइंट नहीं है, एक तो ये पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे नोट्स में है। एक ये पॉइंट नहीं है कि जब ये प्रोसेस होती है तो एनर्जी निकलती है, इसमें क्या सोचना, ठीक है? लिखना भूल गया होगा, एनसीईआरटी भी तो भगवान है, वो मतलब आदमी है, एनसीईआरटी भी तो इंसान है, ठीक? तो चलिए अब आते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, क्योंकि बेटा आज मैं इसलिए लंबी ले रहा हूं क्योंकि सारे कनेक्टेड कहानी है। मैं आधी आज पढ़ाऊं, आधी कल, तो फिर सारा शुरू से फिर बैक गियर डालो और उल्टा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर नहीं हो रहे होगे, और मैं अपना बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूं, वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जब भी कभी कंफ्यूज हो, वीडियो मांग लेना मुझसे, आपके सामने हाजिर होगी, 2x में देखना, सब फटाफट रिवाइज हो जाता है। पहली बारी तो मेहनत लगती है। अच्छा, आपने फील किए कि नहीं, पहली बारी तो टाइम लगता है वीडियो को लंबा करने में, उसके बाद तो आप 2x में लगा के देख सकते हो। हाँ, चलिए बेटा, अब आ जाइए। अब मुद्दा ये कि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, लेकिन यार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कोई खास नहीं होती है, कोई दमदार कंडक्टिविटी नहीं होती है। एक काम करते हैं, अगली मीटिंग लेते हैं ना, हाँ, वहां पे भी ऑनलाइन में, वो ऑफलाइन क्लास में भी आदत देर पड़ गई है, भैया मैं ऑडिबल हूं या नहीं, विजिबल हूं या नहीं,
नोट करने की बजाय ये बोलता हूँ अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लीव इट। चलिए अब आ जाइए, अब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि उसमें क्या होता है। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कोई स्मार्ट नहीं होती है, उसका कोई खास यूज नहीं है इस नेचर में, मतलब कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लान बनाया एक कि यदि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा कर दें, कुछ मिला दें, शायद उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, कुछ मिला दें शायद उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। हाँ, हो जाता है। जैसे मम्मी यदि आटे की स्टफिंग में आलू भर दें तो पराठे का स्वाद हो जाता है कि नहीं, आलू का जब पराठा बनता है तो, है नहीं? अच्छा, आलू का पराठा, आलू पर आटा, आलू पर आटा, पराठा पराठा, शायद इसीलिए तो नहीं बना ये शब्द, आलू पर आटा, आलू पर आटा, पराठा, आलू पर आटा, पराठा, आई डोंट नो, है नहीं? चलिए, ये सब आलू के पराठे का ही तो असर है, ये सब, है नहीं? लीव इट। तो जब मम्मी, अच्छा चलो आलू की स्टफिंग छोड़ो, यदि आटे में जब नमक डाल देती है, आटे में नमक बनाती है, तो उस रोटी का, उस पूरी का, उस सब्जी का, सॉरी उस पराठे का स्वाद बढ़ जाता है ना। तो जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ मिलावट अच्छे के लिए होती है ना? अब जैसे पानी में यदि थोड़ी दारू डाल ली जाए, कईयों के मुंह में पानी आ गया, नहीं है? नहीं, यदि पानी में यदि दारू मिला ली जाए और फिर देखिए आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती कि नहीं भाई? यदि कुछ मिलाने से यदि परफॉर्मेंस बढ़ रही है, अब जैसे मेरी तो इंग्लिश अच्छी हो जाती है दारू पीने के बाद, फिर देखो क्या इंग्लिश निकलती है, इंग्लिश। और एक और चीज मुझे ऐसा लगता है, दारू पीने के बाद देखते हो परफॉर्मेंस, गाड़ी तेरा आज भाई चलाएगा, अब आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चलिए उसे जोड़ दीजिए, वो मजाक की बात है नहीं नहीं नहीं, मैं यार क्या यार, मम्मी को कसम दिया कि दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए सिर्फ मुंह लगाता हूँ, है नहीं? सिर्फ मुंह लगाता हूँ, मम्मी को कसम दिया ना मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कभी कभी स्ट्रॉ डाल के भी पी लेता हूँ, कसम भी बच जाती है। सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर चिमटी से पकड़ पकड़ के पी लेता हूँ। चलिए लीव इट। यदि वही चीज जो मैं मिलावट कर रहा था, जैसे मम्मी ने पराठे में नमक मिलाया, आटे में नमक मिला दिया, टेस्ट बढ़ गया, है नहीं? ऐसे ही यदि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिला दें कुछ अच्छे के लिए, तो हमने पाया इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। परफॉर्मेंस में मतलब आपने सुना होगा एक वर्ड डोपिंग, आप इसे इंप्योरिटी बोलो या डोपिंग बोलो। डोपिंग वर्ड, जैसे कुछ एथलेट्स क्या करते हैं, एथलीट कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं, उनकी एबिलिटी बढ़ा देते हैं। यदि वो दौड़ रहा है तो और अच्छा दौड़ेगा, लंबी कूदे तो लंबा अच्छा कूदेगा, इज इट ओके? ये चीज, लेकिन वहां वो अलाउड नहीं है, वहां वो अलाउड नहीं है डोपिंग, क्योंकि यार जो अमीर बंदा होगा, अमीर प्लेयर होगा, वो तो अच्छे अच्छे ड्रग्स ले सकता है, इंजेक्शन ले सकता है, उसको मौका नहीं मिलेगा ना। फिर एक फेयर कंपटीशन का हुआ, वहां अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ अलाउड है डोपिंग। तो यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ डेलिबरेट इंप्योरिटी डाल दे, कुछ डेलिबरेट जानबूझ के इंप्योरिटी डाल दे, तो इनकी कंडक्टिविटी देखा गया बहुत अच्छे से बढ़ गई, एक झटके में बढ़ जाती है। तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनता है ये प्लस ए, तो उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोल दो, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या डोप्ड सेमीकंडक्टर बोल दो, या जो फेमस नाम है जो ज्यादा यूज करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तीनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो, पर जनरली ये ज्यादा नाम चलन में है। क्या मिला के? जानबूझ के कुछ डेलिबरेटली डोपिंग मिला के। लेकिन बेटा डोपिंग की शर्त है, एक ही शर्त है, उसमें दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, शर्त तो एक ही है। यार डोपिंग हम ऐसी करें कि ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो, मतलब डोपिंग ऐसे करें कि ये डोमिनेट ना कर जाए इस पर, कि ये खत्म ही हो जाए। मतलब हम क्या चाहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी जीवित रहे और बाहर से कुछ प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो यानी डोपिंग इज डन इन सच अ मैनर दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिस्टॉर्ड, या मतलब ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, खत्म नहीं होना चाहिए। यदि एथलीट यदि अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन लगा रहा है, दौड़ने जैसे दौड़ने जा रहा है, उसको चुपचाप उसने डोपिंग कर ली, तो वो ये लगाएगा ना कि मैं दौड़ू, अच्छा पता चला डोपिंग खराब हो गई, नागिन डांस कर रहा है, कि मैं नागिन परफॉर्मेंस के इवेंट पे नागिन डांस करने लग जाए। तो वही चीज, ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दो बातों का ध्यान क्या रखना पड़ता है कि डोपिंग शुड बी डन इन पीपीएम। डोपिंग पीपीएम में करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि 10⁻⁶/1, इस रेशियो में डोपिंग होनी चाहिए। 10⁻⁶ इंट्रिंसिक एटम यानी सेमीकंडक्टर एटम होने चाहिए, मतलब इतने एटमों के बीच में एक इंप्योरिटी एटम होना चाहिए, डोपेंट एटम, इतना होना चाहिए। 10⁻⁶ के रेशियो में एक होना चाहिए डोपेंट एटम, ये होना चाहिए पहली शर्त। तो आटे में नमक के बराबर होना चाहिए, ना कि नमक में आटा होना चाहिए, फिर क्या टेस्ट आएगा, खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, साइज ऑफ, अभी बताता हूं, सेमीकंडक्टर एटम जिसको आप रिप्लेस करने जा रहे हो, साइज ऑफ नियरली साइज ऑफ डोपेंट एटम होना चाहिए। मतलब जिसको आप हटा रहे हो, जैसे सपोज करो सिलिकॉन है, सिलिकॉन हटा के मैं कुछ और लगाऊंगा, तो वो जिसको हटा रहे हो, सिलिकॉन को हटा रहे हो इमेजिन करो, और जिसको ला रहे हो लगभग सेम साइज का होना चाहिए। एग्जैक्ट साइज तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन लगभग बराबर। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरे पास कश्मीर के सेबों की पेटी आई, मैं व्यापार करता हूँ कश्मीर के सेब की, तो उस पेटी में सेब एप्पल ऐसे पड़े हुए। अब मान लो मैं एक एप्पल हटाऊंगा, तो उस एप्पल को हटा के उसमें वो संतरा फिट कर सकते हो, अमरूद फिट कर सकते हो, लगभग सेम साइज का। लेकिन उसे हटा के आप तरबूज तो फिट नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती करोगे तो ऑरिजिनलिटी डिस्टर्ब होगी, कुछ एप्पल डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे। इवन तरबूज को छोड़ो, अंगूर भी फिट नहीं कर सकते, अंगूर भी नहीं फिट कर सकते। आ रहा है समझ में ये चीज? तो क्योंकि फिर यदि पैकिंग करोगे तो वो डिस्टर्ब होगा, पैकेज हिलेगा। अब एक बार एक अमेरिका से आया था, वो लंबी लंबी फेंक रहा था, ठीक है, उसने वहां भाई सब्जी लेने गया वो कि भाई ये क्या है, नींबू। ओह, यहाँ पे इतना छोटा नींबू, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा नींबू मिलता है, इतना बड़ा बड़ा नींबू मिलता है। फिर उसने कहा ये क्या है, संतरा, इतना छोटा संतरा, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा संतरा मिलता है। उसे गुस्सा आ गई सब्जी वाले को, अब पूछ दू, उसने तरबूज की तरफ इशारा किया, ये क्या है, उसने कहा ये हमारे यहाँ का अंगूर है, ये जी अंगूर है। अब कैसे भी देश की इज्जत बचानी थी, ओके। अच्छा, देश की इज्जत और भी जगह, एक बार हवाई जहाज में जा रहे थे 3 लोग, अमेरिका वाले ने हाथ बाहर निकाला चलते हवाई जहाज में से, हाथ अंदर गया, मेरा अमेरिका आ गया, अमेरिका आ गया, कैसे पता, देख मेरा हाथ ठंडा हो गया। फिर अफ्रीकन वाले ने हाथ निकाला बाहर, ओ मेरा अफ्रीका आ गया, अफ्रीका आ गया, तुझे कैसे पता, देख मेरा हाथ जल गया, गर्म हो गया, इतनी गर्मी पड़ती है, मेरे अफ्रीका में पड़ती है, आ गया। फिर इंडिया वाले ने हाथ बाहर निकाला, अंदर डाल, ओ मेरा इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया, कैसे पता, देख मेरे हाथ की घड़ी गायब हो गई, हाथ बाहर निकलती गायब, ठीक, ओ शिट यार, तो सॉरी, चलिए लीव इट। तो ये समझ में आ गया, डोपिंग की शर्त समझ में आ गई, डोपिंग की शर्त कि ओरिजिनलिटी बची रहे, इसलिए या तो डोपिंग पीपीएम में करेंगे और साइज का भी ध्यान रखेंगे। अब साइज का ध्यान रखना है तो गौर से सुनना, 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब होते हैं ना। अब हमें साइज का ध्यान रखना है, लगभग नियरली सेम साइज चाहिए, तो या तो इसके बगल वाली डोपिंग मिलाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, या फिर इसके अगल वाली या बगल वाली 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाएंगे। 13 ग्रुप में बेलगाइन, तालाबिंडियम, ये कुछ है ना ये, तो या तो इसके इधर वाली नियर बाई या इधर नियर बाई डोपिंग करते हैं, जिसमें इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होती है, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको इसे मिला दिया, इस सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दिया, इस सिलिकॉन में 15 ग्रुप मिला दिया, तो इसको बोलेंगे हम एन टाइप डोपिंग। अभी डिटेल में बात करेंगे क्यों नाम पड़ा। और यदि इसको मिलाते हैं तो इसको पी टाइप डोपिंग बोलेंगे। यदि इस 14 में 13 मिलाएंगे तो पी टाइप बोलना है, 14 में 15 मिलाएंगे एन टाइप। अब यहां तो रटने वाली बात हो गई, अब समझने वाली बात करते हैं। चलिए समझते हैं, लेकिन डोपिंग 2 ही तरीके की करेंगे क्योंकि हमें साइज का ध्यान देना है, या तो अगल वाली या बगल वाली। तो पहले पढ़ते हैं, और बिलीव मी एक बार मेहनत करनी है, दूसरी तो सिमिलरली थ्योरम है। अगली हेडिंग है हमारी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप। तो सुनिए, यदि मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 15th ग्रुप इंप्योरिटी डाल दूं, 15 ग्रुप की इंप्योरिटी डाल दूं, या 15 ग्रुप का एटम डाल दूं, 15 ग्रुप का एटम डाल दूं, एटम डाल दूं, जिसको आप पेंटावेलेंट भी बोल सकते हो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट या 15 ग्रुप इंप्योरिटी डाल दूं, तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्यों बोला है, कैसे नाम रखा, क्या कहानी होगी, देखिए फटाफट, बहुत आसान है। ये रहा सिलिकॉन, अभी प्योर देखिए, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन,
ये बड़ा इरिटेटिंग मुझे लगता है बार बार, क्या करें यार। सिलिकॉन, और ध्यान रखना दूसरी मीटिंग में मैंने 10 मिनट पहले छोड़ दिया था, इसलिए इसमें हो सकता है पूरा नहीं हो पाए, तो मैं दर्द नहीं दे रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे भरोसा नहीं है ना आप कितनी देर में समझो इस बात को। तो ये था हमारे पास सिलिकॉन। सपोज करो ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पर कहानी है, एक भी कोवेलेंट बॉन्ड फ्री नहीं है, मतलब एक भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा नहीं है, तो आपको कंडक्टिविटी तो देगा ही नहीं है, कुछ भी कंडक्टिविटी नहीं देगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर का फिगर बना दिया मैंने। अब आ जाइए, इमेजिन करो मैंने सिलिकॉन को हटा दिया, अब मैं डोपिंग कर रहा हूं ना, तो इस सिलिकॉन से कहा भाई साहब आप हटो, आपकी जगह कोई फास्फोरस लेके आ रहे हैं। तो भैया जब इस किराएदार से कह रहे हैं मकान खाली करो, तो भैया ये खुद तो जाएगा ही, अपना सामान भी तो ले जाएगा किराएदार, अपने इलेक्ट्रॉन ले गया। अब देखिए सब कुछ ले गया अपने संग। अब यहाँ पे हम एक नया किराएदार फिट कर रहे हैं, नाम उसका फास्फोरस, पेंटावेलेंट, एक फास्फोरस ले लिया मैंने, है ना। अब नया किराएदार आ रहा है, अपना सामान लाएगा, अपना सामान सजाएगा, यहाँ सोफा लगाएगा, यहाँ टीवी लगाएगा। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो गया, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों को तो जगह मिल गई, फिट हो गए, एक बेचारा बाहर लटक के जा रहा है, जैसे रेलवे की गाड़ियों में जनरल डिब्बे में होता है, बेचारे कुछ को लटक के जाना पड़ता है ना, तो ये लटक रहा है, 5वें इलेक्ट्रॉन को जगह ही नहीं मिली। हालांकि अपने पेरेंट न्यूक्लियस से लिटिल बिट थोड़ा सा अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन फिर भी जितना ये स्टेबल हो चुके उतना तो नहीं हुआ ना ये। इसको बोलते हैं, सुनिए, इसको, ये जो मैंने फास्फोरस डाला है, इम्प्योरिटी एटम, है ना, वो तो पी टाइप में भी बोलेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं डोपेंट एटम, वो तो पी टाइप में भी बोल सकते हैं नाम। इम्प्योरिटी एटम, डोपेंट एटम तो बोलते ही है, लेकिन इसको डोनर एटम भी बोलते हैं, स्पेशली डोनर एटम। ऐसे क्यों बोला इसको नाम डोनर एटम? इसको डोनर एटम क्यों बोला? क्योंकि इसने सिस्टम को कंडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब आप बताइए मजे आए या नहीं आए आपके? यानी टेम्परेचर हम पे मेहरबान हो या ना हो, आपकी कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन तैयार है। बैटरी लगाओ, जैसे सोडियम में 11वां इलेक्ट्रॉन था, सोडियम में 11वां जो था वो भी तो अपना लूजली बाउंड था, बैटरी लगाओ करंट पाओ, तो ये बिल्कुल वही हालात हो गए। तो यानी इसको हम इम्प्योरिटी एटम, डोपेंट एटम बोलिए, लेकिन डोनर एटम इसका एक यूनिक नाम हो रहा है, क्योंकि इसने सिस्टम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब आप क्या कहोगे, एक इलेक्ट्रॉन पे हम इतना इतरा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक चीज समझिए, 10⁶ सिलिकॉन एटम के बीच में, 10⁶ सिलिकॉन एटम्स के बीच में आप एक फास्फोरस एटम डालोगे, ठीक है, वही पीपीएम वाला रेशियो यूज करोगे, 10⁶ सिलिकॉन एटम के बीच में एक फास्फोरस एटम डालोगे, ठीक। तो एक सिलिकॉन एटम के बीच में, एक सिलिकॉन एटम में, यानी 1/10⁶ फास्फोरस एटम का कंट्रीब्यूशन हुआ। अब आपने यदि चूरन के बराबर भी सिलिकॉन ले लिया, चूरन के बराबर, मान लो 28 ग्राम, मैं 28 ग्राम इसलिए ले रहा हूं, लगभग 1 मोल एटम होते हैं, 1 मोल, है ना, 1 मोल सब्सटेंस में, है ना ये, और 1 मोल के लिए मैंने 28 ग्राम ले लिया। और यदि मैं 6.023 × 10⁻23 ना लिख के उसको 10 की पावर सब मिलाकर 24 लिख दूं, तो सुनिए 10⁶ सिलिकॉन के बीच में एक फास्फोरस एटम होगा, तो एक सिलिकॉन के बीच में इतने एटम होंगे, तो 10⁻24 सिलिकॉन एटम, जो कि चूरन के बराबर सिलिकॉन लोगे, उसमें इतने एटम होंगे। तो बताइए कितने फास्फोरस डालने पड़ जाएंगे? 10⁻24 अपॉन 10⁶, 10⁻18 फास्फोरस एटम डालने पड़ जाएंगे, इस रेशियो को इस्तेमाल करने के बावजूद भी। अब बताओ, एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इतने फास्फोरस, इसका मतलब 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको। तो ये नंबर एवं ही नहीं है, अच्छा खासा नंबर हो गया। तो अब आप बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? तो हम इतराए नहीं इतने पर, क्यों नहीं इतराए? हम यदि इस रेशियो का इस्तेमाल करें तो इतने इलेक्ट्रॉन तो आपको बेवजह मिल गए, बेवजह मिल गए। टेम्परेचर हम पे मेहरबान हो या ना हो, अब हम सिर्फ टेम्परेचर के मोहताज नहीं है। पहले क्या था, टेम्परेचर आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे, मत होने दो फ्री, ये तो है हमारे पास। और यदि कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए तो ये सोने पे सुहागा होगा। अब देखिए, मैंने यहां पर 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन आपको देखे, 3 तरीके के कौन से? ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड में तो है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। याद करो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है ये, ठीक है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है, यहां से तलाक लेके आया है।
प्योर कंडक्शन बैंड में आ चुका है पूरी तरीके से, और ये पूरी तरीके से बैलेंस बैंड में। ये कौन है? होल। होल ही तो है ये, लेकिन कहां पर? होल इन बैलेंस बैंड। ये होल इन बैलेंस बैंड है, लॉक करूं इसको, होल इन बैलेंस बैंड। अब यहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन देखिए, मैंने कहा ना 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 1 2, तीसरा कौन सा है? ये रहा। अब आप बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फास्फोरस एटम का है, ये इस जैसा तो है नहीं, इतना भी टाइटली मजबूत मतलब पैक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे तलाक लेके बाहर आ चुका है ना, सिलिकॉन से भी तलाक ले चुका है। इसका अभी पूर्ण रूप से तलाक नहीं आया, थोड़ी थोड़ी फीलिंग लगी है फास्फोरस से, तो इसकी एनर्जी इससे कुछ कम है। जैसे ये कंप्लीटली फ्री है ना, बिल्कुल, ये थोड़ा सा ही अंतर है। मान लो मैंने फूंक मार दिया ना, कि फूंक तो केवल समझाने के लिए थोड़ी सी, ये बस यही है, यहां से यहां आ जाए, हो गया इस जैसा। तो यहां पर जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, प्लीज देखेंगे बेटा, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, तो यहां पर वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कॉपी करिए, एक बैलेंस बैंड बनाइए, एक कंडक्शन बैंड बनाइए। अब बताइए इस टाइप के इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के कहां रखे थे हमने? बैलेंस बैंड में। ये रहे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बहुत सारे इस टाइप के, ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके पहुंच जाएगा यू, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, देखो ये रहा, एनर्जी लेके यहीं से तो पहुंचा है, और अपने पीछे एक होल छोड़ जाएगा। ये सारा सेटलमेंट तो इंट्रिंसिक में सीख लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आप कहां रखोगे? ये वाला, और इस जैसे एक नहीं है, इस जैसे 10⁸ इलेक्ट्रॉन है। अब इन्हें यहां रखना, ये तो बदतमीजी है, इतने टाइटली बाउंड थोड़ी नहीं है, और यहां दिखाना एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि इतने भी फ्री नहीं है, थोड़ी सी तो पकड़े। तो इसका मतलब थोड़ा सा इनको नीचे दिखा दीजिए, लिटिल बिट नीचे। कौन से वाले? इस जैसे 10⁸, ये वाले इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? नहीं आया ये बताइए। यानी यहां पर एक एनर्जी लेवल और होता है इस टाइप के इलेक्ट्रॉनों का, जो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां जंप करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन इनको नहीं चाहिए इतनी एनर्जी, इनको तो बस थोड़े से दिया, यहां चला गया, थोड़ी सी एनर्जी दी, यहां चला गया ये। और हाँ, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो अपने पीछे होल छोड़ जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना है, बस इसको यहां से यहां आना है, फ्री होना है, तो ये थोड़ी नहीं होल छोड़ेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, अपने पीछे होल छोड़ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने पीछे होल नहीं छोड़ेगा। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, डोनर एनर्जी लेवल, जो डोनर एटम की वजह से आया है। और ये लगभग सुन लेना मेरा सेंटेंस, नोट्स में सब लिख रहा है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो कंडक्शन बैंड। सेंटेंस समझिए, इससे थोड़ा सा ही नीचे है बस, और यदि मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं तो 0.0 ही रह गया। तो समझ गए आगे कि नहीं आगे इसमें, कि जब हम इसमें एक डोपिंग करते हैं, एक मामूली सी डोपिंग में भी कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया एकदम से। 10⁸ इलेक्ट्रॉन होगी नंबर डेंसिटी। हालांकि कंडक्टर का मुकाबला फिर भी नहीं है, कंडक्टर में 10⁻29 जाती है डोपिंग, कंडक्टर का मुकाबला नहीं है, लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ। बाकी चीज पहली तो ये कि यहां पर ये ग्राफ बनाना है। दूसरा, क्या एन से ज्यादा नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए, एनी ज्यादा है यहां पर। देखो इतने इलेक्ट्रॉन तो आपके पास तब है जब एक भी होल नहीं है। ठंडा ठंडा कूल कर लीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल को बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो संख्या में कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और क्योंकि ये ज्यादा है, तो यदि जो हम करंट पढ़ते थे ना, IE + IH, सुनना जो पढ़ते थे अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में, ये इतने ज्यादा है, इतने कि इसे आप इग्नोर मार सकते हो होलों को, तो इसको भी इग्नोर मार सकते हो। तो ये लगभग IE ही रह सकती है, क्योंकि एन टाइप में जो करंट डोमिनेट करती, वो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करती, इतनी डोमिनेट करती कि होल का कंट्रीब्यूशन अब इग्नोर किया जा सकता है। अब सुनिए, क्योंकि यहां करंट ये डोमिनेट कर गया, ये कौन? इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव टाइप का होता है, जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है, इसलिए फिर इसका नाम क्या रख दिया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस वजह से इसको नाम रख दिया एन टाइप। और स्मार्ट बच्चों को तो सिमिलरली धर्म से आगे भी सोच भी लिया होगा, अच्छा उसको पी टाइप क्यों बोलेंगे। पहले बताओ, यहां तक समझ में आया?
यहां तक समझ में आया या नहीं आया कि ये क्यों नाम इसका एन टाइप चलन में आया? और इसका लास्ट पॉइंट बस पी टाइप समझा के खत्म कर दूंगा मैं उसे रोक नहीं सकता पी टाइप को। अब पेशेंस रखिए थोड़ा। फोर्थ, यहां पर आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाली लगभग नंबर डेंसिटी ऑफ एनडी। ये एनडी क्या चीज हो गई नंदलाल दयाराम है? ये एनडी है नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। जल्दी बोलो, समझ में आया? नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। कौन सा डोनर एटम बताता हूं, ये वाला। आप गौर से देखिए, समझाता हूं, आपको समझाना भी तो काम है। मतलब जितने, अब आप बताओ, जब एक फास्फोरस था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, जब इतने फास्फोरस होंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? यही तो एन बोल रहा हूं मैं। ये एन है, ये एनडी है। देखो यहां क्या लग रहा है 10 to the power 18 फास्फोरस एटम यानी डोनर एटम, और ये क्या लग रहा है 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। तो एन और एनडी। लेकिन फिर आप कहोगे सर फिर इसे बराबर लिखो ना, नियरली क्यों कर रहे हो? ये तो बराबर है, जितने नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर है उतने इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन में कुछ वो भी तो है। देखो गौर से देखिए, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, कुछ यहां से भी आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम यहां से आ रहे हैं, कुछ एकल यहां से भी है। मतलब इस एनी में केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, थोड़े से ये भी तो आ गए ना, थोड़े बहुत है, इसलिए इसको नियरली लिखते हैं। ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट समझिएगा। यदि मैं यहाँ पे 15 की जगह 13 लिख दूं, पेंटा की जगह ट्राई लिख दूं, ट्राईवेलेंट, तो जो एन टाइप की बजाय पी टाइप बन जाएगा। इसमें क्या होगा देखिए, सुनिए, सिमिलरली थ्योरम, इसलिए फटाफट हो जाएगा। यदि मैं अब यहाँ पे बोरॉन डाल दूं ट्राईवेलेंट, अब बोरॉन, पहले तो कमरा खाली करवा दो सबसे। अब बोरॉन आएगा अपने संग 3 इलेक्ट्रॉन लेके, तो 3 तो कहीं भी फिट हो जाएंगे, एक तो फिर भी अनफिट रह गया, एक तो फिर भी इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड रह गया। उसी इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो यानी इसने सिस्टम को एक होल डोनेट, इसने सिस्टम को एक होल दे दिया। होल भी तो चार्ज कैरियर का रोल प्ले करते हैं। इनके माध्यम से पता ना एक सरकारी नौकरी निकल जाएगी, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव तो कर ही सकता है ना, कर सकता है कि नहीं? इसको बोलते हैं इंप्योरिटी एटम बोल सकते हो, डोपेंट एटम बोल सकते हो, लेकिन एक और नाम है यूनिक, एक्सेप्टर एटम। सोचो ये नाम क्यों रखा होगा एक्सेप्टर एटम? क्योंकि अब ये अपने बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी चीजें वही, ये रहा वही होल, ये रहा वही इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। ठीक है, लेकिन ये अब देखिए, ठीक है, देखिए अभी पहले बताओ, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं, यहां तक समझ में आया नहीं? सिमिलरली थ्योरम, बस बोरॉन लगाया है, एक होल एक्स्ट्रा हो गया, बस ये बताया मैंने और कुछ नहीं। ठीक है, सिमिलरली थ्योरम को एंजॉय करने का वक्त आ गया है। ओबियसली बताना यहां पर अब आर्सेनिक डालोगे तो सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, क्या 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 बता रहा था, फॉस्फोरस की बजाय इतने बोरॉन होंगे, तो इसका मतलब इसे पलट दो, इसमें एच ज्यादा होंगे, होल्स ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी होंगे, तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब क्योंकि होल मेजॉरिटी में हो गई तो करंट इसके सामने इसको इग्नोर मार सकते हो, आई एच बोल सकते हो, आई एच होल। तो इसीलिए क्योंकि सारी की सारी करंट या मोस्टली करंट होल डोमिनेट करके जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम रख दिया पी टाइप। और यहां पर एन एच नंबर डेंसिटी ऑफ होल, नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम की होगी। सिमिलरली थ्योरम वही, जितने आप बोरॉन डालोगे लगभग उतने ही होल होंगे, बोरॉन उतने ही होल होंगे। एन एच है ये, एन एच इज नियरली इक्वल टू एन ए। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। और एक लास्ट, मतलब अभी वो ये यहां पर फिर से खेलते हैं, ये एनर्जी बैंड डायग्राम फिर से खेलते हैं। ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप रखोगे यहां पर इस टाइप के इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा आप उसको ऐसे दिखा दोगे, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और ये थर्मली जनरेटेड होल है। ये दिस इज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज थर्मली जनरेटेड होल। लेकिन ये होल टेम्परेचर से नहीं आया है, ये बोरॉन खुद लेके आया है। बोरॉन का अपना अलग एनर्जी लेवल होगा, लेकिन इसको दिखाओगे आप, उसको थोड़ा नीचे दिखाया था, इसको थोड़ा ऊपर दिखाओगे, उतना ही ऊपर 0.045 एबव बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड से तो उतना ही ऊपर। और ये वाले होल यहां सजा दीजिए,
जो डोपिंग से मिलेंगे, ये यहां सजा दीजिए। आइए इसके थ्रू मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यदि ये नहीं था, इमेजिन करो, ठीक है, जब ये नहीं था, प्योर इंट्रिंसिक था, तो इन इलेक्ट्रॉनों को कंडक्ट करने के लिए इतनी एनर्जी मिलेगी तो जा पाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं जा पाएंगे। मिलेगी तो जा पाएंगे, तब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक होल अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन यहां देखिए, अब इनको इतना लंबा कूदने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना भी कूद लें, देखो इतना, ये इतना भी कूद लें, यहाँ पे है ना वैकेंसी पास में। अरे जब पास में नौकरी मिल रही है तो वहां पे जाएंगे, तो जब ये यहां जाएंगे तो यहाँ होल बनेगा, क्योंकि बैलेंस बैंड से जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा पीछे होल, यहां से ये बताना समझ में आया है नहीं आया। तो इजी हो गया कि नहीं हो गया कंडक्शन के लिए। अब जितने बैलेंस बैंड में होल होंगे उतनी अच्छी कंफर्टेबल होगा करंट। हालांकि मोबिलिटी में होल थोड़े 19 होते हैं। देखो यदि हमसे कोई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पूछे तो एक्सट्रिंसिक अच्छे, लेकिन इतने अच्छे नहीं कि कंडक्टर को मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी इंट्रिंसिक से अच्छे। अब एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप में एन टाइप थोड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है जिनकी मोबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है, फिर वही गधे घोड़े वाली बात। एन टाइप और पी टाइप में एन टाइप ही अच्छा होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही है। और छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर फ्री करूंगा आप सबको। मैं अभी से थैंक यू बोल देता हूं कि आप उतनी मेहनत से पढ़े, नहीं तो ये टॉपिक हो नहीं पाता बेटा। ठीक, अब सुनिए, क्या ये बात सत्य निकली कि इंट्रिंसिक में एनई और एनएच बराबर थे? एनई और एनएच बराबर थे इंट्रिंसिक में, तो हम क्या करते थे, एनई इक्वल टू एनएच इक्वल टू एनआई। लेकिन बट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चाहे ये हो, किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, किसी में इलेक्ट्रॉन कम, यहां एनई और एनएच बराबर नहीं होते। यहां पे एनई और एनएच बराबर नहीं होते। क्लियर है? यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे आपको डायरेक्ट याद करना है, कोई प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ना, प्रूफ है भी नहीं। यहां पर एक्सट्रिंसिक में एनई इंटू एनएच इक्वल टू एनआई स्क्वायर, ये याद करना है। मैं समझा देता हूं, एनई इंटू एनएच इक्वल टू एनआई स्क्वायर। ये एनआई क्या चीज है? चुल्ल करने से पहले की कंसर्न, चुल्ल करने से पहले मतलब डोपिंग, चुल्ल का मतलब है डोपिंग, डोपिंग करने से पहले, ध्यान रखना ये समझाने के लिए डोपिंग एक्चुअल डोपिंग करने से पहले उसमें जो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन थी, और ये है डोपिंग के बाद, चुल्ल करने के बाद। चुल्ल करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन, डोपिंग करने के बाद कितने होल। एक छोटा सा सवाल करते हैं, मतलब पहले तो ये फॉर्मूला रट लीजिए, इसमें मेरे पास समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं सरेंडर कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि प्रूफ इसमें है नहीं। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे है, इसका प्रूफ है, ये आकाशवाणी से नहीं टपका है कोई, लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आपको ये फॉर्मूला रटना है बस। अब रटना है इसको, तमीज ये याद रखिए, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि एक्सट्रिंसिक बनने से पहले उसमें क्या एनई और एनएच थे। अच्छा, इस फॉर्मूले को और ऐसे भी पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, एनई इंटू एनएच इक्वल टू एनई इंटू एनएच, यहां डैश मत दीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए। इस एनआई को मैंने ऐसे लिख दिया भाई, एनआई इंटू एनआई, एनआई इंटू एनआई मतलब डोपिंग करने से पहले इलेक्ट्रॉन, डोपिंग करने से पहले होल, डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन, डोपिंग करने के बाद होल। एक छोटा सा सवाल करते हैं, बहुत आसान सवाल है, ठीक। एग्जाम्पल 14.2 वो कह रहा है, सपोज, पहले तो मैं इसे मिटाऊं, है ना। एग्जाम्पल 14.2 आसान सवाल है। वो कह रहा है, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, बिल्कुल केले वाले मेथड से हो जाएगा, और माना सिलिकॉन जो डेंसिटी दे रखी है सिलिकॉन की, वो दे रखी है 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ये सिलिकॉन की डेंसिटी दे रखी है, ठीक। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। इसको आर्सेनिक से डोप किया है। तो पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन यही निपटा लेते हैं। आर्सेनिक होता है पेंटावेलेंट, वो अपने मुंह से भी भूल गया। तो बताइए जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो कि यदि सिलिकॉन में हमने पेंटावेलेंट डाल दिया तो एन टाइप बनेगा, और 1 ppm से डाला, जी हाँ एन टाइप। अब वो कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल गिवन दैट, एक एनआई और दे रखा है। एनआई मतलब जब ये सिलिकॉन था प्योर, 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। मतलब सवाल ये है कि सिलिकॉन में इतने एटम होते हैं डेंसिटी वाइज, इतने एटम, और जब ये इंट्रिंसिक था, सिलिकॉन ही था, तो इतनी इलेक्ट्रॉन या होल डेंसिटी रहती थी।
यदि इसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दे, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं ना, तो नई इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी मॉडिफाई तो हो जाएगी ना जब इम्प्योरिटी डालते हैं। तो एनआई का मतलब आप इसे ये बोल सकते हो, ये और ये डोपिंग से पहले, आप ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। अब हमें डोपिंग के बाद के इलेक्ट्रॉन और होल निकालने, ठीक। अच्छा, एनई और एनएच बराबर होते हैं डोपिंग से पहले, इसलिए उसको ऐसे सजा दिया। अब देखिए सिंपल बताना, इससे मिलती जुलती कैलकुलेशन तो अभी आपने करी थी। 10⁻6 सिलिकॉन के बीच में एक आर्सेनिक एटम डालना है हमको, इतने सिलिकॉन के बीच में एक आर्सेनिक, तो एक सिलिकॉन में 1/10⁻6 आर्सेनिक एटम डालने हैं। तो हमें इतने एटम है बेटा, तो 5 × 10⁻28 सिलिकॉन एटम के बीच में, 5 × 10⁻28 अपॉन 10⁻6 कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻22 आर्सेनिक एटम्स। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? यानी आपको इतने सिलिकॉन में इतने आर्सेनिक एटम डालने पड़ेंगे, केले वाले मेथड से इतने सिलिकॉन में इतने आर्सेनिक एटम डालने पड़ेंगे। और इसको मैं पर मीटर क्यूब लिख दूं, तो इसमें पर मीटर क्यूब लिख दीजिए, यानी इतने मीटर क्यूब में इतने आर्सेनिक डालने पड़ेंगे। गौर से देखो, ये ND है ना, यानी आपने नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम निकाल ली। देखो देखो आराम से, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम निकाल ली ना, इतने आर्सेनिक इतने आर्सेनिक इतने आर्सेनिक डालने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये N टाइप है, क्योंकि ये N टाइप है, क्योंकि ये N टाइप है, तो इसका मतलब सिंस Ne नियरली इक्वल टू ND होता है कि नहीं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ND के बराबर होती है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपकी हुई आ गई, Ne इक्वल टू आ गया हमारा 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। नियरली बोल सकते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं, एक्चुअली एनी डैश आया ये। यदि देखो, यदि आप इस फॉर्मूले को कंटिन्यू कर रहे हो तो इस हिसाब से एनी आया है, और यदि आप इसकी बजाय इसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं ऐसे ही NeNH, तो उस हिसाब से डैश है। लेकिन आपको ये मैंने समझा दिया, कहीं और भी मिलेगा, आप ऐसे ही कंटिन्यू करो, आदत ऐसे ही डालो, समझने के लिए मैंने बोल दिया। तो ये Ne यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन। अब NH कैसे निकालोगे, सिंस Ne × NH Ni² होता है, तो नंबर ऑफ होल Ni² अपॉन Ne हो जाएगा। Ni ये दे रखा था 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर, और Ne ये रहा। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही, होमवर्क दे देता हूं आप सबको, थैंक यू। है नहीं, पढ़ाने को तो मेरे पास इसी टॉपिक में ही कुछ और है, लेकिन आपको ये लग रहा है एग्जाम्पल 14.1 एग्जाम्पल 14.2 दोबारा करिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक्सरसाइज के 1 2 3, ठीक है ना। ओके, अब 1 मिनट और।